बिल्डर मतलब एक टाइप का गुंडा ही है। बॉम्बे दहेज था। दहेज में सबसे कठिन जॉब बिल्डर से पैसा लेना। एमिनिटीज में स्विमिंग पूल एक आइटम गर्ल की तरह है। अक्षय कुमार एक्चुअली रियल एस्टेट के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। शाहरुख खान का घर देखा है, मन्नत? हाँ, मन्नत बेच के दिखा देगा। शुड यू रेंट और बाय? आपको माधुरी दीक्षित से सीखना है। मैं इतना बदनाम हूं, तू मुझे और क्या बदनाम करेगा? कैसे पता चलेगा कि एक चोर है? दैट पर्सन वाज मोहम्मद अली जिन्ना। जो बिल्डर आपको बोलता है ना कि आप ऑफिस मत आओ, उसका घर कभी मत लेना। 6 या 7 फैमिलीज के पास पूरा मुंबई था। तो क्या डीमार्ट के राधाकिशन दवानी, इंडिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, मुंबई ओरिजिनल बिलियनियर्स बिल्डिंग। वी मस्ट बैन सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स। वो रियल एस्टेट का सबसे बड़ा झूठ है। सबसे कॉस्टलीस्ट घर किसका होगा? थोड़ा सच बोलो। थोड़ा नहीं, पूरा सर। आज हमारे पास है रियल एस्टेट के डॉक्टर मिस्टर विशाल भार्गव। यस, हेलो सर। थैंक यू विनायक, थैंक यू विनीत। कैसे हो आप? सब ठीक है, सब ठीक है। तो जल्दी पहुंच गए। अंधेरी मुंबई का सबसे चैलेंजिंग एरिया है। तो मुझे टाउन से अंधेरी में जितना टाइम लगा, एक बार अंधेरी घुस के उतना ही टाइम लगा यहाँ पे पहुंचने के लिए। और मैं बता दूं, हम लोग एकदम अंधेरी के कोर में स्टूडियो है और वहां रिकॉर्डिंग चल रही है। करेक्ट। तो सर आप जो भी अंधेरी के बारे में बोलो, सोच के बोलो, अंधेरी सुन लेगा। अंधेरी सुन रहा है। प्रॉब्लम विद अंधेरी आई थिंक इज दैट पीपल हैव एडजस्टेड टू द मिजरी। मुझे स्ट्रगल करना ही है। ये टूटी रोड से आना है, ड्रेनेज यहाँ पे हो रहा है, फ्लड हर साल हो रहा है। तो आई थिंक वो प्रॉब्लम हो गया अंधेरी का। हाँ, करेक्ट। तो अभी ना मुंबई के बारे में थोड़ी पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन। हाँ, करेक्ट। सर आप थोड़ा एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है विनायक, जैसे आपने कहा कि एक मेरा शो है मनी कंट्रोल पे, द टेनेंट। उसके अलावा मेरा रियल एस्टेट मेरे लिए शुरू हुआ एक बायर की जर्नी की, थ्रू अ बायर्स जर्नी। अच्छा। मैं घर ढूंढ रहा था बहुत साल पहले, और उस वक्त जब मैं देख रहा था बहुत सा डेटा था हर जगह पे, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं थी। जब मैं वो जर्नी में था तब मैंने देखा है बहुत से गैप्स थे जो बायर को माइंड में रखना है। बाकी जो मेरा रियल वर्क इज रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट। कौन से लोकेशंस ऊपर जा रहे हैं, कौन से नीचे जा रहे हैं, कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सा बिल्डर टूट रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट टूट रहा है। हाँ। तो वो सब इज मोर माय डोमेन ऑफ वर्क। वेरी गुड। नाइस। तो सर मुंबई के बारे में ना शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मुझे पता है मुंबई के बारे में। मुंबई कैसे आया, क्या हुआ, कैसे नाम। तो ना मुंबाराका नाम का राक्षस था और मुंबा देवी थी। तो ब्रह्मा जी ने मुंबा देवी को भेजा मुंबाराका को मारने के लिए। तो मुंबा देवी ने मुंबाराका को मारा। उसके नाम से, मुंबा देवी के नाम से हमारा नाम पड़ा मुंबई। और मुंबा देवी ने और एक चीज़ बोली थी कि ये आइलैंड को मैं कभी डूबने नहीं दूंगी। तो ये छोटी सी एक मुंबई की स्टोरी है। बाकी आप बताइए कि मुंबई कितना मुंबई है, कितना प्यारा है और कितना नहीं है। देखिए मुंबई की जर्नी एक्चुअली सीरियस जर्नी शुरू होती है एक्चुअली बॉम्बे से। ठीक है। अच्छा। और बॉम्बे के लिए हमें 500 साल पहले जाना है। ओके। 1800s 1600s। ठीक है। दैट वाज द टाइम व्हेन द पोर्चुगीज वाज इन कंट्रोल ऑफ बॉम्बे। ठीक है। बहुत से नाम वैसे मोल्ड हुए डिपेंडिंग ऑन द रूलर। तो पर उनका प्रायोरिटी बहुत सिंपल था बॉम्बे में। ठीक है। कि उन्हें अपना रिलीजन स्प्रेड करना है, क्रिश्चियनिटी। ओके। तो मैंडेट वही था। ठीक है। पोर्चुगीज का मुझे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना है हर जगह। उन्होंने ज़्यादा डेवलप नहीं किया। डेवलपमेंट कब हुआ? ठीक है। जब एक बहुत बड़ी शादी हुई। अच्छा। इधर। हाँ, इधर। हाँ। और शादी थी बिटवीन द पोर्चुगीज किंग्स सिस्टर एंड द किंग ऑफ इंग्लैंड। ओके। अच्छा। बॉम्बे था डाउरी। बॉम्बे था डाउरी। दहेज में। दहेज। बॉम्बे दहेज था। पोर्चुगीज की सिस्टर की दहेज में दे दिया उसको। तो तब तक पोर्चुगीज बॉम्बे को ओन करता था। फिर वो ब्रिटिश फिर आप पूछेंगे पोर्चुगीज से ब्रिटिश के हाथ कैसे लगा? दहेज में। वो दहेज था। सिंपल चीज वही है। तो 1662 में एक शादी हुई, जैसे मैंने कहा, पोर्चुगीज की सिस्टर, पोर्चुगीज रूलर के इंग्लैंड रूलर। हाँ। ठीक है। दहेज इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड। दैट टाइम के लिए इट वाज प्रैक्टिस्ड हर जगह पे। ठीक है।
तो पर बॉम्बे की कुछ वैल्यू नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि बॉम्बे काफ़ी नहीं है, और भी चाहिए, ठीक है। बॉम्बे मिलने के बाद बोला और भी चाहिए। बॉम्बे तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं था, क्योंकि उस टाइम पोर्चुगीज ने कुछ डेवलप ही नहीं किया था, हाँ। तो वो एक फिशिंग टाउन था, मार्शी एरिया था, कुछ वैल्यू नहीं था। तो उन्होंने बोला हमें और कुछ चाहिए, तो उसके साथ उन्होंने बोला कि हम ठीक है आपको टैंजियर्स मोरक्को भी देंगे, थोड़ा ये पैसा देंगे, ठीक है। फिर बात बनी, तो बॉम्बे वॉज अ वेरी अनइम्पॉर्टेंट सिटी इन द 1600s। अच्छा, वो इम्पॉर्टेंट हुआ ब्रिटिश के इन्वॉल्वमेंट के बाद, उन्होंने डेवलप किया। आपने पूछा ये बॉम्बे कैसे आया, काफ़ी लोग जानते हैं कि बॉम्बे एक 7 आइलैंड्स की स्टोरी है सेवन ना, आइलैंड्स, हाँ। करेक्ट। तो ये इंटीग्रेशन इज व्हाट मेड बॉम्बे बॉम्बे। जब वो ज्वाइन हुए तब ये एक पोटेंट सिटी बना। पर इफ देर इज वन कम्युनिटी और वन सेगमेंट जिसने बॉम्बे को प्रोमिनेंस दिया है, वो ब्रिटिश है, ठीक है। जो डेवलपमेंट और जो भी कुछ करवाया उन्होंने करवाया। हाँ, आपको मैं बोलता हूँ, ये बताता हूँ एक चीज़ कि ब्रिटिश वॉज वेरी अनहैप्पी विद बॉम्बे, ठीक है। सोचा आपको ये दहेज मिलता है, फिर भी आप नाखुश हैं। उन्होंने 10 साल के अंदर क्या दे दिया हमें? अरे कुछ नहीं जगह है इतना, मैं क्यों यहाँ पे हूँ, कुछ फायदा नहीं है। उन्होंने बोला कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, बॉम्बे से। कुछ दो मतलब कुछ वैल्यू थी नहीं, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने सुना है ना उसके बारे में, हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने दिया, ठीक है। तू ले ले भाई, मेरे को संभालना नहीं है, बहुत वैल्यू नहीं मेरे लिए। अच्छा, उसका रेट था 10 पाउंड पर ईयर, वाह, पूरे वेरी बॉम्बे गुड। का। पूरे बॉम्बे का। पूरे बॉम्बे का रेट 10 पाउंड पर ईयर। रेंट पे दिया है। काफी अंडरडॉग साबित हो गया ये तो। तो उनको बस हर साल 10 पाउंड देना था। अभी उस टाइम पे 10 पाउंड काफ़ी, मतलब इतना भी कम नहीं है जितना हम लोग ऐसे सोच हाँ रहे हैं, हाँ हाँ, राइट। पर सिर्फ 10 पाउंड। ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मैं तेरे को लीज पे दे रहा हूँ भाई, हाँ हाँ हाँ, मेरे को कुछ काम नाम नहीं करना है, तू बस मेरे को 10 पाउंड हर साल दे दे। और तुझे जो करना है कर उधर। हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी डेवलपमेंट किया। फिर 150-160 ईयर्स बैक में, मिड 1800s में, वो कंट्रोल वेंट बैक टू द ब्रिटिश, द किंग। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, मतलब ये ब्रिटिशर्स का पार्ट नहीं था, ये कोई एक अलग ही कंपनी थी, अलग एंटिटी थी ये। इट वाज अ प्राइवेट एंटरप्राइज। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ने एक कंपनी को लीज दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी वो थी। हाँ हाँ, अच्छा, और एक उन्होंने- बड़ी कंपनी थी। एक बड़ी कंपनी थी, और उन्होंने संभाला कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ग्रो करना है, क्या ग्रो नहीं करना है। और वो सब उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया था, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे को मैप पे ले आया था बाय फोकसिंग ऑन 2 इंडस्ट्रीज, कॉटन, ठीक है, कॉटन सबको पता है, ओपियम, ओपियम। ओपियम। ओ बाप रे। तो 1800s में बॉम्बे वॉज अ बिग प्लेयर इन बोथ ऑफ देम। ओ, बॉम्बे आज जो हम सब ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स देखते हैं इंडिया, बॉम्बे के ना, उनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट ओपियम से है, या कॉटन से है, या फिर दोनों से। अभी भी नहीं, अभी तो नहीं। हाँ। हाँ हाँ, अभी तो फिर कॉटन का वो मिल लैंड हो गया, मिल लैंड हाँ, वो रियल एस्टेट हाँ। डेवलप हो गया। पर जो भी आज के बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, हाँ। ज़्यादातर उनका इन्वॉल्वमेंट ये 2 इंडस्ट्रीज में है ही, क्योंकि कॉटन एक बॉम्बे में बहुत फ्लरिश हो गया था मिड 1800s में, हाँ। और ओपियम उससे ज़्यादा भी। ओपियम की वजह से वॉर्स भी हुई है, ओपियम तो चीज ही ऐसी है सर, तो ओपियम तो उसकी वजह से वॉर्स हो गई है, जहाँ पे इंग्लैंड वेज्ड अ वॉर ऑन चाइना, क्योंकि चाइना ने बोला बॉस हमको इतना ओपियम नहीं चाहिए, हमारी पूरी पॉपुलेशन एडिक्ट हो रही है। इतना बेच रहे होगा के। काफी उपजाऊ जमीन है मुंबई की। हाँ हाँ। बिल्कुल। जैसे मुंबई वॉज, मतलब आप बोलते थे कि पहले लैंडलॉर्ड्स के हाथ में था, मतलब पहले डिवाइडेड था अलग अलग सेक्शन में। तो कैसे, कौन थे वो लैंडलॉर्ड्स और क्या क्या चीज़ें थी उनके पास, और अभी भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, ये द टॉप 10 लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, दे ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 20% ऑफ मुंबई का हैबिटेबल एरिया। सबसे बड़ा जो लैंडलॉर्ड अभी भी जो है वो है गॉडरेज, अच्छा, जिनका ऑलमोस्ट 3,500 एकड़ पार्सल विक्रोली में है, ठीक है। गोदरेज का। उन्होंने कब लिया? 1943 में। ओके। वहाँ पे उनका यूनिट अभी भी है, ऑफिस, पर अभी बहुत सा डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है। कि उस टाइम जब व्हेन ब्रिटिश ये सब लैंड देते थे, एक मैंडेट था कि आपको वो लैंड को डेवलप करना है, इसके लिए आपको मिल रहा है।
जो भी आपको ग्रो करना है, इम्प्रूव करना है, आपको रोड लगाना है, आपको गार्डन बनाना है, सिंपल चीज़ वो था. तो उस पर द पीपल हु न्यू दिस सिस्टम, न्यू दिस मैकेनिज्म, वर द पारसीज. पारसीज. अच्छा. The Parsi community knew about this and they were very diligent. They were the wealthiest people. ठीक है, 1800s even till today. ठीक है, because they were very good in cotton and opium. अच्छा. Very good. ठीक है, the first mill which was done in India was in the 1850s by a Parsi. Okay. Godrej's unique skill is कि उनका जो land है ना, they have managed to protect it. बाकी सब का जो लैंड था, इट हैज बीन एनक्रोच्ड इन सम फॉर्म और द अदर. जैसे स्लम्स और स्लम्स. मतलब ध्यान ही नहीं दिया. हाँ. नाउ इज इट देयर फॉल्ट? मे बी. इवेंचुअली लैंड शुड नॉट बी एनक्रोच्ड, बट मुंबई का कल्चर ही थोड़ा हो गया कि जो भी एम्प्टी स्पेस होता है कोई कब्जा कर लेता है. सो गॉडरेज इज द बिगेस्ट वन, 3,400 एकर्स. द जीजे बॉय फैमिली. अच्छा. हाँ. आप लोग ने शाहरुख खान का घर देखा है, मन्नत? हाँ, मन्नत बैंड स्टैंड पे. बैंड हाँ. स्टैंड. वो एरिया बैंड स्टैंड नहीं है. अच्छा. बैंड स्टैंड तो नाम था क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश यूज्ड टू प्ले द बैंड एंड दिस इज सो बैंड स्टैंड हो गया वो. यहाँ पे दे यूज्ड टू प्ले ऑन वीकेंड्स. द रियल नेम ऑफ दैट रोड इज बायराम जी जीजे बॉय रोड. अच्छा, उनके नाम पे ही. हाँ. वो सी फेसिंग जो है ना, हाँ हाँ हाँ. हाँ. उनके नाम पे. जो फोर्ट तक जाता है और वो, हाँ. ही ओन्ड 12,000 acres of land almost 200 years ago, which extended Bandra, Jogeshwari, Kandivali, पूरा ही आ 12,000. गया. अरे बचा बाप क्या? रे, वो तो मतलब पूरा ही. हाँ. His family, Jijaboy family, is one of the most illustrious families of Bombay then. Jamshedji Jijaboy. Again, opium, cotton ruled it. अभी का जो हम लोग देखते हैं वो जे फ्लाईओवर. Yes. हाँ, जे हाँ, Flower. जे हॉस्पिटल के पास. हाँ हाँ हाँ. जमशेदजी जीजेबॉय, वो जमशेद. JJ. हाँ. वो है. So, and he was a baronet. So British gave him that rank, baronet, which is over sir. अच्छा, ओवर सर. सर के भी ऊपर. So very few people get that. There are others like the F.E. Dinshaw Trust. Now F.E. Dinshaw is the most famous person who people don't know of. इतने फेमस है कि लोगों को पता ही नहीं. Now he should have been, his family should have been the wealthiest family of India. ओ, ऑफ इंडिया. Of India. Okay. I'll tell you why. हाँ. Now here's a guy of the 1930s, okay, 1920s, 1930s. His legacy will outlive most others. ठीक है, मैं उसका. He owned 12.5% stake of Tata Sons. अरे बाप रे, 12.5% स्टेक. He bailed out Tata when they needed money. अच्छा, उसने दिया. अगर his family had just been far-sighted and kept ownership of that stake, na, today that stake is valued at over 1 lakh crore. Just at 12.5%. ओहो. The problem was he died in the 1930s. 1 year later, the family sold the stake. सोल्ड स्टेट. Sold that equity stake वो of Tata स्टेक, Sons. वो टाटा सन्स का स्टेक ही बेच दिया. किसको बेच दिया? शाहपुर जी पालन जी को. अरे बाप रे. Okay. So they had to protect that. Besides that, he loved land. Okay. Today also, his trust owns 700 to 800 acres of land. If यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे where we are sitting, अंधेरी area. He has lot of land close by to this area. ही मतलब The Dinshaw Trust. दिनशॉ ट्रस्ट. अच्छा. But he passed away. हाँ. The land went to a trust. That trust, many things happened, but today the administrator of that trust is Nusli Wadia, वाडिया. Bombay Dang. So he controls the trust. That's 700 acres of land. Besides this, there's a company called ACC, cement wala. सीमेंट वाला. करेक्ट. Now 100 years back, na, there were too many cement companies. They were all fighting against each other. Each one was going bankrupt. जैसे अभी के aviation industry हम लोग देखते हैं ना, too many airlines, सब लोग bankrupt हो गए. He went and did a merger of those many small cement companies and created one. That became ACC. Today that company is whatever 30,000, 40,000, 50,000 crores का market cap. करेक्ट. So his three biggest missed opportunities in a way, land, Mumbai ka, maybe 50,000 crores worth.
ठीक है. Tata Sons 1 lakh crore worth, हम्म and this ACC. Just these three are 2 lakh crore. हाँ. But that shows the value of legacy, how you protect your land, how you do your inheritance. Fourth one is the Pettit family. अच्छा. Now Pettit has a very interesting story. They were one of the original mill owners, very wealthy, high in status. There are two parts of his career which are very fascinating. Very wealthy though he was, he was very good friends with a person that became very famous later on. That person was Muhammad Ali Jinnah. ओह. जिन्ना साहब अपने नेबर वाले. हाँ. Jinnah was the smartest lawyer of Bombay in the early 1900s. He was friends with Pettit. Pettit had a daughter. अच्छा, उनकी बेटी थी. हाँ. Jinnah fell in love with his daughter. सॉरी गाइज, आपके पॉडकास्ट के फ्लो को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहे हैं. दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी थी. पहली न्यूज़ है, अगर आपको हमारी नॉर्मल लाइफ देखनी है, कैसे हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो आप हमारा व्लॉगिंग चैनल देख सकते हो. उसका नाम है विन विन ब्लॉग्स. आजकल के फास्ट दुनिया में अगर आपको जल्दी जल्दी नॉलेज लेना है तो हमारी दूसरी चैनल विन विन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना. वहां पे आपको हमारे बड़े बड़े पॉडकास्ट के शॉर्ट क्लिप्स मिल जाएंगे. मतलब आपको नॉलेज जल्दी जल्दी मिल जाएगा वहां पे. नाउ बैक टू पॉडकास्ट. Jinnah fell in love with his daughter. So they got married. जिन्ना फेल इन लव विद अ लॉट ऑफ पीपल, आई गेस. Yeah, he had a lot of interests that way. But he got married to her. The age gap was, he was 40, she was 18 years old. अरे बाप, बहुत ज्यादा हो गया. He was friends with her father, no? हाँ हाँ हाँ. So that the Parsi community, वो तो उनके डैड तो अगेंस्ट ही हो गए फिर इससे. हाँ. Parsi community was against it. They threw her out. हाँ, क्योंकि मुस्लिम भी हो गया. करेक्ट. हाँ. That's one part of it. The second part is Pettit family. They own some superb land at one of India's most expensive locations called Nepean Sea Road, sea facing. ठीक है. There is still bungalow of his. अच्छा, उनका बंगलो है अभी मोहम्मद अली जिन्ना का. हाँ, Muhammad Ali Jinnah also has a bungalow. Okay, I'll stick with that. Okay. Jinnah had a bungalow at Malabar Hill. ठीक है, he bought it called South Court. साउथ कोट. हाँ. Very close to Pettit के घर के बहुत पास में. Okay, but Pettit was much wealthier. वो बहुत अमीर था. Jinnah famous था पर वो लीग में नहीं था. हाँ. ठीक है. तो वो बंगला लिया. वहाँ पे सब मीटिंग्स जो प्री इंडिपेंडेंस की होती है ना, गांधी जी की और उसकी, वो घर से होती थी. क्यों उससे वहाँ पे लिया? क्योंकि उस टाइम मलाबार हिल बॉम्बे का सबसे प्री एमिनेंट एरिया था. वहाँ पे सब वेल्दी लोग वहाँ पे जा रहे थे. सोफिस्टिकेटेड एरिया पूरा. हाँ. उसके पहले एरियाज थी बाइकला जैसी, जहाँ पे सब अमीर जाते थे. ठीक है. पर बाइकला वो सब का प्रॉब्लम क्या हो गया, वहाँ पे सब कॉटन मिल्स आ गए. तो बहुत पोल्यूशन हो गया, बहुत क्राउडेड हो गया. वर्कर भी आ गए होंगे उतने. हाँ. तो अमीर लोगों ने बोला कि बस ये अपना एरिया नहीं है, मलाबार हिल है. और मलाबार हिल पे सब बंगले थे. ठीक है, बनाए उन्होंने. जिन्ना ने वहाँ पे एंट्री किया. बहुत अच्छा प्लॉट बंगलो लिया. वहाँ पे दैट बिकेम द हॉटबेड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी. ये पेटिट जिसका उससे ही बड़ा घर था, सी फेसिंग, उसने एक ऑफर दिया मिड 1900s में मोरारजी देसाई को. ठीक है, चीफ मिनिस्टर, कि सर मैं ज़्यादातर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता नहीं हूँ, मैं यूरोप पे रहता हूँ, फ्रांस मेरे पास ज़मीन है, आई वुड लाइक टू डोनेट इट टू द गवर्नमेंट अरे बाप रे. अंडर वन कंडीशन. ये जो ज़मीन है ना, शुड बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग समथिंग ऑफ कल्चर, आर्ट सेंटर, स्कूल, लाइब्रेरी एक्सेट्रा. आर्ट गैलरी टाइप जहांगीर. मोरारजी देसाई ने बोला वी डोंट एक्सेप्ट डोनेशंस विद कंडीशंस, और रिफ्यूज कर दिया. ओ. ठीक है. अगला स्टेप क्या हुआ, सब बोला ठीक है. वो एक बिल्डर के पास गया. एक बिल्डर ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जो आज भी बहुत मशहूर है. सी फेसिंग, हर वहाँ पे हर अपार्टमेंट जाता है 20 करोड़ के ऊपर. तो अगर वो ज़मीन गई सरकार के पास जाती, दैट वुड बिकम दी स्पॉट, जैसा मैंने जहांगीर आर्ट गैलरी, करेक्ट, बट सी फेसिंग. करेक्ट. सो दीज टू पेटेट जिन्ना का केस. Jinnah's bungalow, on the other hand, after partition, the government has taken over. शायद अभी भी है वो. कहाँ पे है उनका बंगलो? मलाबार हिल. अच्छा. और बंद रहता है वो. बंद रहता है. हाँ. क्योंकि वो एनिमी एक्ट के थ्रू आता है कि पार्टीशन वाला एनिमी टेरिटरी.
वो आज बंगलों की वैल्यू वुड बी 2000 करोड़। अरे बाप रे। एक फैमिली जो बहुत से लोग भूल गए हैं, वो है द ससून फैमिली। अच्छा, द ससून डॉग। हाँ, डॉग वाली। ही वॉज इन दी 1830s, वो इराकी थे। वहाँ पे उनको परसिक्यूट हो रहा था, तो भाग के बॉम्बे आए। एंड ही वॉज दी इन अ वे दी ओपियम मास्टर। लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ ओपियम हिम, लॉट ऑफ मिल्स हिम। एंड इट वॉज सेड कि ऑलमोस्ट 1 out of 6 Chinese were addicted to opium because of the opium exports from Bombay, of which Sassoon was the king. ससून जिम्मेदार है मतलब चाइना को। चाइना को नशे की लत देने के लिए। And because of him wars have happened. जैसे मैंने कहा opium wars, हाँ, ठीक है? opium wars। तो इन शॉर्ट 4-5 फैमिलीज, ये बड़े बड़े 6 या 7 फैमिलीज के पास पूरा मुंबई था। सो एक बार मुंबई के सेलिब्रिटी होम्स के बारे में थोड़ा आप बता दो। देखिए, सबसे बड़ा सेलिब्रिटी मुंबई का तो शायद से शाहरुख खान है। हाँ, उसका घर आप सबको पता है कहाँ पे है? मन्नत बैंड स्टैंड या वो बायराम जी जीजे बॉय रोड में। हाँ, ठीक है। हाँ। उसने जो घर लिया था वो एक एक्चुअली प्रॉपर्टी था जिसका नाम था विला वियना। एक बंगलो था, हेरिटेज। बहुत से लोग उसको चाहते थे। वो बंगलो जब बिक रहा था, उसका ऑफर गया पहले सलमान खान को। हाँ, अच्छा, करेक्ट। सलमान ने बोला ये बहुत बड़ा घर है, क्या करूँगा मैं। तो फिर 2001 में शाहरुख ने इसको लिया 13 करोड़ के लिए। और ये घर उसकी शूटिंग हुई थी जब शाहरुख एक फिल्म कर रहे थे, यस बॉस। यहाँ पे एक गाना था जो एकदम वो चांद तारे तोड़ लाओगे गाने में बैकग्राउंड में दिखता है वो घर। बिल्कुल। अभी का जो रेट है वो जमीन और घर का होगा करीबन मेरी राय में 300 करोड़। तो प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ते हैं, मतलब वो बढ़ते भी है। और राइट लोकेशन पे। तो उस टाइम जब बैंडस्टैंड ज़्यादा खास नहीं था, बम्बई के अमीर लोग उस टाइम सब कुछ साउथ बॉम्बे में चाहते थे। हाँ, एवरीथिंग वाज साउथ बॉम्बे। हाँ। बांद्रा लोग हाँ कि दूर है, सीलिंग भी था नहीं। ठीक है, तो क्या फ़ायदा था। तो उसने वो स्पॉट किया कि मुझे यहाँ पे रहना है, एकदम प्रीमियम लोकेशन पे। तो उसके अलावा तो सबसे छोटा घर शाहरुख का सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, सबसे छोटा है सलमान खान का। हाँ, करेक्ट। उसका 1 BHK। ठीक है, वो भी सी फेसिंग एकदम पास में। तो वो बहुत सालों से रह रहे हैं। फिर भी एक फ्लोर उसके ऊपर भी उन्होंने लिया है। बट देन दे ओन 3 floors वहाँ पे। नीचे में सलमान, नीचे इज हिज बैचलर्स डेन और जो भी इसको बोलना है। अक्षय कुमार एक्चुअली रियल एस्टेट के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। अच्छा। कि बहुत से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि ओबरॉय के हर प्रोजेक्ट में उसने इन्वेस्ट किया है, ओबरॉय रियल्टी के। उसका खुद का घर करीबन 150 या 120 करोड़ का होगा। जो अपना इस्कॉन के जो सी फेस है वहाँ पे जो बिल्डिंग है, जूहू पे। हाँ, अभी तो काफ़ी ट्रेंड है कि बहुत से यंग एक्टर्स रेंट पे रह रहे हैं और काफ़ी बड़ा रेंट पे करते हैं। हाँ, वो भी मैंने सुना। कृति सनोन, आई गेस कृति भी रेंट पे रहती है। ये इज इट वर्थ टू पे सो मच इन रेंट? उससे तो बेहतर आप खरीद ही लो। आप तो खरीद ही पाओगे उसको। लेकिन काफ़ी टाइम पे उनको वो घर चाहिए, पर वो घर अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसको उस इंसान को बेचना नहीं है। दूसरा है कि मैं खुद श्योर नहीं हूँ, तो मुझे वो लोकेशन पहले फिल्टर करना है। अभी इमरान खान ने भी करण जौहर का फ्लैट लिया, वो भी एकदम कार्टर रोड पे। हाँ। कृति के घर का क्या रेंट, मतलब रेंट पे है वो? तो क्या रेंट है? वो भी रेंट पे थी, अभी उसने घर खरीदा है। अच्छा, वहाँ पे नहीं, पर दूसरे एरिया में, पाली हिल में। ठीक है, पाली हिल धारावी का ऑपोजिट है। धारावी एक बहुत अच्छा लोकेशन है, पर बहुत बैड एड्रेस है। पाली हिल एक बहुत अच्छा एड्रेस है, बट बहुत बुरा लोकेशन है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ, हाँ, उनका भी रेंट पे है। उनका भी काफ़ी 10-12 लाख एक महीने का। तो आई थिंक वो भी ट्रेंड है कि लोग इवैल्यूएट करते हैं कि रेंट पे रहना है, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि वहाँ पे रहना है, या फिर घर खरीदना वैसे ही मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है, करेक्ट। जैसे जैकलिन फर्नांडिस का, हाँ। उसका भी एक घर रेंट पे उसने लिया था पाली हिल में। वो भी करीबन
8-10 लाख एक महीने का है। तो अभी वो ट्रेंड आ गया है कि मुझे रेंट करना है फिर सिलेक्शन करना है। माधुरी दीक्षित वो एक्चुअली सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये रेंट बिफोर बाइंग के। उसने एक घर लिया था इंडिया बुल्स ब्लू वर्ली में, ठीक है, जिसका रेंट था करीबन 12 या 13 लाख रुपए एक महीने का। उसने 1 साल के अंदर या 1 साल के थोड़े ऊपर एक वहां पे घर लिया 48 करोड़ का। खरीद मतलब लिया। पहले रेंट लिया वहीं पे। तो रेंट बिफोर बाइंग। हाँ, मतलब वो पहले पूरी अकस्टम्ड हो गई वो जगह के लिए एंड देन शी बॉट इट। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन शुड यू रेंट और बाय, आपको माधुरी दीक्षित से सीखना है। सीखना है। रेंट बिफोर बाइंग। परफेक्ट, राइट। तो सबसे कॉस्टलीस्ट घर किसका होगा, कोई सेलिब्रिटी का कॉस्टलीस्ट की ये सबसे महंगे घर में रहता है? सबसे महंगा घर होगा डीमार्ट के राधाकिशन दमानी। अच्छा, वो तो अलग ही हो गए, बिजनेसमैन हो गए। एक बंगलो लिया जो 1000 करोड़ का था। अच्छा, इंडिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। इंडिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। तो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन तो एंटिला भी हुआ ना कि नहीं? वो उन्होंने बिल्डिंग बनाया, वो तो उनको खुद, हाँ, खरीदा नहीं है इसने ये बंगलो खरीदा वो प्लॉट के साथ। ओके ओके ओके। देखिए बहुत से लोग होते अगर मैंने वो खरीद लिया और मैं बिल्डिंग बना दूं, उसने जैसे था उसको बस थोड़ा रेनोवेट किया है, वहाँ पे रह रहे हैं नेपेंसी रोड पे। अच्छा, ये नेपेंसी रोड पे है। अच्छा, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर के एकदम सामने। ओके। अभी उनको प्राइवेसी चाहिए। एक तो आप पैसे वाले हो जहाँ पे आपको गेटेड कम्युनिटीज मिलते हैं, फैंसी पूल जिम। दूसरा लेवल हो जाता है जब आपके पास और भी पैसा आ जाता है ना, आपको वो सब चाहिए, जिम पूल बैंक्वेट कॉन्फ्रेंस वो सब कुछ, पर आपको लोग नहीं चाहिए, आपको कम्युनिटी नहीं चाहिए, आपको एक्सक्लूसिविटी चाहिए। हाँ। सिर्फ 10 लोग, सिर्फ 15 लोग, वो भी ट्रेंड है। और उसके ऊपर भी जाना है तब आपको दमानी साहब और अंबानी साहब का लेवल है कि कोई भी नहीं चाहिए। खुद मेरा बिल्डिंग है, खुद मेरा घर है और किसी को मुझे देखना नहीं है। अब अर्जुन कपूर और इन सब का भी देखोगे ना, 20 करोड़ और इन सब की भी वैसे घर हैं। हाँ, तो अर्जुन कपूर का वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट था। अच्छा। वो जो बांद्रा में एक बिल्डिंग है, उन्हें लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर मैंने पढ़ा थोड़े महीने के बाद बेचा पर लॉस पे। वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग ना, हाँ, जो भी बनाता है वो बैंकरप्ट हो जाता है। जैसे वर्ल्ड वन भी जो है अपनी वर्ली में। हाँ, वर्ल्ड वन में आपको क्रेडिट देना पड़ेगा लोढ़ा को कि उसने बिल्डिंग कंप्लीट किया। हाँ कंप्लीट, और वो ऑक्यूपाइड भी है, Occupied, fully occupied है। फुली ऑक्यूपाइड है। वो आपको देना पड़ेगा कि उसने वो कर दिया। बहुत से लंबे बिल्डिंग है ना मुंबई में और मुंबई के बाहर जो अटक जाते हैं। सो आप टॉलेस्ट बिल्डिंग बोल रहे हो, सबसे महंगा बिल्डिंग बोल रहे हो, बिकॉज अपना एंटिला तो बैंकरप्ट नहीं होने वाला है। नहीं, लंबा, सबसे लंबा बिल्डिंग जो है टॉलेस्ट बिल्डिंग। पैसे से नहीं, वो लंबाई में। हाँ, हाँ। ये बुर्ज खलीफा जो हम लोग जानते हैं ना, जब शुरू हुआ था उसका नाम बुर्ज खलीफा नहीं था, उसका नाम था बुर्ज दुबई। अच्छा, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट बना रही थी। बीच में क्या हो गया, 2008-2009 फाइनेंशियल क्राइसिस। दुबई में? हाँ, रियल एस्टेट क्राइसिस था, पैसा कम था, उनको बेल आउट किया आबू धाबी के खलीफा रूलर ने जिसका नाम था शेख खलीफा। तो जब कंप्लीट हुआ उसका नाम बदल दिया बुर्ज दुबई से बुर्ज खलीफा। अच्छा, टू गिव अ रिस्पेक्ट। अभी का सबसे महंगा घर जो बिका है वो है लोढ़ा मालाबार वालकेश्वर पे, जहाँ पे 300 करोड़ से भी ऊपर एक हाउसिंग ट्रांजैक्शन हुआ है। ये वो झुंझुन वाला का है क्या? नहीं, नहीं, झुंझुन वाला का दूसरा है। उनका जहाँ तक हमको पता है उनकी बिल्डिंग थी, उसके आगे कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाला था जो उनका व्यू ब्लॉक करने वाला था, तो उन्होंने सारा खरीद लिया आगे का। बिल्कुल वही चीज़, यही सीन है ना। और वो जो घर था राकेश झुंझुनवाला ने उसको एक वो फ्लैट एक बहुत मशहूर बिल्डिंग पे रहते थे मलाबार हिल पे, इल प्लाजो। हाँ, वो बिल्डिंग पे कौन कौन से लोग रहते हैं? हर्ष गोयंका, ठीक है, आरपीजी ग्रुप का, जिंदल वालों का फ्लैट था, बिरला वालों का फ्लैट था, बहुत मशहूर बिल्डिंग थी, ठीक है। वो उसको एक बंगला चाहिए था पर बंगला मिल नहीं रहा था। उसने एक बिल्डिंग देखी जहाँ पे सिर्फ 12 फ्लैट थे और वो 12 फ्लैट 2 बैंक्स के हाथ में थे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बैंक था और दूसरा HSBC। उनको ये बेचना था। झुंझुनवाला ने पहले 6 अपार्टमेंट लिए 2013 में, बाकी 6 लिए थे 2017 में। फिर उसने अपना खुद का बिल्डिंग शुरू की। अनफॉर्चुनेटली बिफोर बिल्डिंग कंप्लीट हो पाई ही पास्ड अवे, बट पैसा तो बहुत है। अभी उसके सामने एक बिल्डिंग थी जो उसको ब्लॉक कर सकती थी। वो भी बनी नहीं थी,
वो प्रपोज थी वो कि propose भाई थी। आने वाली है। वो शाहपुर जी पालन जी को रीडेवलप करना था, हाँ, उसको डर था वो उसका पूरे व्यूज को ब्लॉक कर सकती थी, पूरा मरीन ड्राइव का व्यू। कर ही देती और ब्लॉक को आ जाती तो उसने क्या किया, हर फ्लैट को खरीद लिया वो बिल्डिंग का। अभी बताओ। जो अभी जो करना है करो। अब पूरा उसका तो मनी स्पीक्स। मनी स्पीक्स, तो उसके बाद है वो। व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि रेंट करना चाहिए या बाय करना चाहिए? मुंबई में। हाँ, देखिए रेंट वर्सेस बाय, मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं, हाँ, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स जो ज्ञान देते हैं इसके ऊपर। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो लोग सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं ना कि रेंट करो रेंट करो रेंट करो, उनमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए इतना चिल्लाते हैं। और जो बाय के लिए इतना चिल्लाते हैं ना, उनका एक दूसरा प्रॉब्लम है, वो घर ऑलरेडी खरीद चुके हैं, तो उनको वो वैलिडेशन चाहिए कि मैंने सही किया। मैंने सही किया। ट्रूथ मेरी राय में ऐसा है कि आपको रेंट जरूर करना चाहिए, एंड यू हैव टू रेंट बिफोर बाइंग। तो रेंट वर्सेस बाय के बदले में ना, इट शुड बी रेंट बिफोर बाइंग। ओह नाइस। तो आपको वो लोकेशन में जाना है, रहना है, देखना है कि ये लोकेशन मेरे को जमता है कि नहीं, उसके बाद ही खरीदना है। एंड यू शुड नॉट बाय इन मुंबई बिफोर द एज ऑफ 35, अच्छा, यू शुड नॉट बाय द हाउस बिफोर 35। क्योंकि 35 के पहले इन अ इकोनॉमी लाइक मुंबई बहुत वाइब्रेंट है, बहुत से चेंजेस होते हैं। यू शुड नॉट एंकर योर सेल्फ टू अ पर्टिकुलर लोकेशन और अ पर्टिकुलर सिटी, अच्छा। क्योंकि एक बार घर खरीद लिया ना आपने, बेचना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे अरे मैंने घर खरीदा 2 करोड़ में, अभी मार्केट बोल रहा है मेरे को 2.4 करोड़ है। जो भी ऐसा बोलता है मैं उनको बोलता ठीक है, बेच के दिखा दे, मेरे को दिखा दे। ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप बेचने को जाओगे ना, बहुत फाइट है, वो 2.4 के बदले आपको 2.2 मिलेगा। क्यों फाइट है? मतलब इतना पॉपुलेशन तो है ही लोग। कॉम्पिटिटिव मार्केट। पॉपुलेशन है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। हाँ। मुंबई की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि मुंबई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसिंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, ओह। नॉट जस्ट ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा, मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड में आता है इसका। बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर। तो ऑन अ पर कैपिटा परचेजिंग पावर बेसिस, मुंबई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। So you have to be very careful when you buy, and buy only when you have at least 30% of the amount to put as down payment. 1 करोड़ के घर में 30 लाख अगर आपके पास है जेब उस में, वक्त। उस वक्त मतलब अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में 30 लाख होने चाहिए अगर 1 करोड़ का आप फ्लैट ले रहे हो तो। मिनिमम। और बाकी 70 लाख आप लोन में ले सकते हो। ये बहुत से स्कीम्स जो बिल्डर्स लेंडर्स करते हैं ना, कन्वेंशन स्कीम और वो सब। हाँ, सबवेंशन Subvention, हाँ, correct. वही 595 1090, क्योंकि बिल्डर को मिल रहा है, उसका अगर वो लोन लेके जाएगा उसको 15% ब्याज देना पड़ता है। अगर हम 3 जाएंगे हम लोग को 9% देना पड़ेगा। तो वो आपके शोल्डर से लोन ले रहा है, हाँ करेक्ट। क्योंकि विनायक जब जाएगा उसका तो नॉर्मल होम लोन है, वर्स्ट वो डिफॉल्ट भी करेगा, बैंक क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी सीज कर देगा। तो आपका ब्याज और उसके ब्याज में बहुत फर्क है। तो ही इज यूजिंग विनीत एंड विनायक्स क्रेडिबिलिटी विद द बैंक टू गेट अ चीपर सोर्स ऑफ फंडिंग। तो सबवेंशन स्कीम का मॉडल वाज वेरी सिंपल कि बॉस तू रेंट अभी दे, EMI स्टार्ट गिविंग आफ्टर पोजेशन इज देयर, क्योंकि आफ्टर पोजेशन रेंट विल स्टॉप, दैट रेंट विल कन्वर्ट टू EMI। प्रॉब्लम क्या था, उसमें बहुत से स्कैम्स हो गए। स्कैम जैसे आपने 1 करोड़ का लोन लिया, हाँ। ठीक है, 5% पे नाउ, 80% लोन, 15% ऑन पोजेशन। सबसे पहला इनिशियल स्कैम क्या था इस पे कि आपने 5% दे दिया, 80% अभी लोन है। अभी लोन कब जाना चाहिए, जब कंस्ट्रक्शन होगा, जब वो स्लैब कंप्लीट हो जाए या कुछ। हाँ, करेक्ट। पर लेंडर्स ने बहुत से केसेस में वो पूरा 80% डे 1 में डिस्बर्स कर दिया बिल्डर को। हाँ। कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, 6 महीने के बाद कंस्ट्रक्शन रुक गया। बैंक आके विनीत और विनायक से बोलेगा मुझे EMI दे पूरा 80 लाख का। विनायक बोलेगा अरे 80 लाख पे क्यों, अभी तो कुछ काम भी नहीं हुआ। सर मैंने डिस्बर्स कर दिया। आप पूछेंगे क्यों डिस्बर्स किया, तो पहला वो स्कैम था जिसकी वजह से RBI ने कहा कि आप डिस्बर्स तभी कर सकते जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड। फिर दूसरा बड़ा स्कैम इसमें क्या आया कि लोग बोलते कि पोजेशन, अप टिल पोजेशन। ये पोजेशन इज ऑलवेज अ
हाईलाइटेड डेट दिसंबर 2020, दिसंबर 2024, दिसंबर 2026 जो भी है, अगर बिल्डर ने डिले किया तब क्या होगा? बैंक आपको बोल देगा कि बॉस मैं आपके नाम पे उसको लोन दे रहा हूं, अगर उसने बंद किया आपको मुझे ईएमआई देना है। भले आपको मिले कि नहीं मिले वो टाइम पे फ्लैट, वो डिले कर दिया, तो बिल्डर्स ने काफी डिले कर दिया। हाँ करेक्ट। ठीक है, तो दिसंबर 2020 के बदले वो हो गया दिसंबर 2023। ठीक है, डिलीवरी। अभी आप क्या करेंगे? 2021, 2022, 2023 ईएमआई आपको देना है बैंक को, हाँ बिल्डर आपको रिएम्बर्स करेगा। सबसे कठिन जॉब इंडिया में है बिल्डर से पैसा लेना। हाँ, सबसे डिफिकल्ट जॉब है एक बार दे दिया तो फिर लेना। मिलेगा ही नहीं कभी भी। उसके आपकी जिंदगी चले जाएगी। हाँ 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 हाँ, तो पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। तो रीइंबर्समेंट जो गेम है, हाँ। आपको कभी पढ़ना नहीं है। और आता है तो मर्सिडीज में भाई। मर्सिडीज, बाउंसर सब होगा उसके। सब कुछ होता है। हाँ, तो ये भी एक सिग्नल है बिल्डर का, अगर वो बड़ी गाड़ी और बाउंसर के साथ है ना, हाँ। उस बिल्डर से भागना है। हाँ, कुछ तो मतलब गड़बड़ है। हमेशा ऐसा लगता है कि बिल्डर को कोई थ्रेट रहता है, एक सिक्योरिटी लेके घूमते रहते हैं ये हम एक इमेज पहले से बना हुआ है कि बिल्डर मतलब एक टाइप का गुंडा ही है भाई, इससे तुम पैसे नहीं ले सकते हो, अगर गए तुम्हारे पैसे तो वापस आना बहुत मुश्किल है। जैसे एक बिल्डिंग में ना मैं घर देखने जा रहा था, तो वहां पे ना फोन भी रखवा रहे थे वो लोग बाहर, मैं वहीं से वापस आ गया। मैं समझ गया ये फोन भी रखवा रहा है, मतलब क्या ही बिल्डिंग होगा ये। जब कोई घर खरीदता है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बारिंग, देखिए सब लोग आपको बोल देंगे कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। ठीक है, सही बात है। बिल्डर के पहले बिल्डिंग्स देखो, कितने कंस्ट्रक्शंस किए हैं अभी तक, कितने डिलीवर किए हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या है? उसका जाकर ऑफिस देखो। अच्छा। आप ऑफिस जाओगे ना, दैट विल बी द बेस्ट एजुकेशन टू अंडरस्टैंड द बिल्डर। उसके बाहर कौन खड़ा है, कितने लोग हैं, क्या एनवायरनमेंट है, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि ये बिल्डर है या गुंडा है। करेक्ट। हाँ वो है, वो बराबर है, पता और ऑफिस तो कभी जाते ही नहीं है, कभी जाना होता ही नहीं है। सेल्स ऑफिस तो सब लोग, सेल्स हम तो जाते हैं सेल्स ऑफिस वाली मैडम के पास, तो जो वो कुछ सबसे अच्छा दिखाते होता है, हैं। बेस्ट होता है। हाँ, एकदम क्लीन होता है वो। आप सेल्स ऑफिस पहले जाइए, उसके बाद मेन ऑफिस जाइए, और फिर आपको पता चलेगा यहाँ पे घर लेना है कि नहीं। वो सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। तो कौन से एकदम सेफेस्ट बिल्डर हैं मुंबई के अभी? देखिए, कोई भी बिल्डर सेफ नहीं है। कोई नहीं। द बैटल बिटवीन अ वेल एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट एंड अ बैडली एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट इज एट द प्लानिंग स्टेज। तो कोई भी बिल्डर इन माई व्यू इज नॉट फुल्ली सेफ। कोई ओबरा जैसे भी नहीं, एंड दे मेक प्रीमियम फ्लैट्स। दे मेक प्रीमियम फ्लैट्स। सो जैसे आप देखेंगे उनके भी प्रोजेक्ट्स में हाँ। काफ़ी डिले हुआ है। हम्म। ठीक है, आप उनका मुलुंड प्रोजेक्ट देख लो, जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, करेक्ट। बायर्स। आप सोच के जाओगे कि अरे ओबरॉय है तो सब कुछ सेफ है। बायर इज राइट इन प्रोटेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना सिंपल है कि अगर आप कस्टमर से 25-30% प्रीमियम ले रहे हो मार्केट के सामने, अगर मेरा रेट 3 करोड़ है और बाजू वाले बिल्डिंग का रेट 2.25 करोड़ है अंडर कंस्ट्रक्शन, मैं प्रीमियम ले रहा हूं इतना बड़ा, यू हैव नो मार्जिन फॉर एरर। यस यस, ऑफ कोर्स। बायर इज पेइंग यू 30% प्रीमियम बिकॉज ही डज नॉट वांट टू हियर एनी एक्सक्यूज। हाँ, फिर आप जाके बोल नहीं सकते कि अरे कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है, सीमेंट का प्रॉब्लम है, लेबर का प्रॉब्लम है। बायर तो राइट है ना। अरे बॉस, ये सब मेरे को सुनना था तो मैं तेरे से क्यों ले रहा हूं? सो द वे टू लुक एट इट इज दैट यू हैव टू अज्यूम कि इफ आई एम बाइंग एन अंडर कंस्ट्रक्शन होम, you must be prepared to be disappointed. Always. You must be prepared to be disappointed. हाँ। ठीक है। I know आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा हार्श और सिनिकल हो रहा हूँ, पर मैं ये बहुत टाइम से देख रहा हूँ, और यही मेरा एक अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ रियल एस्टेट है। इफ यू बाय अंडर कंस्ट्रक्शन, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू बी डिसअपॉइंटेड। तो ये बंद ही कर देना चाहिए ना, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट को बेचना। You know, this is a very interesting question. And I actually agree with you. हाँ, We must ban sale of under construction apartments. करेक्ट। हाँ Sell only after it is ready. हाँ, क्योंकि ये जो मॉडल है ना, जहाँ पे आप अंडर कंस्ट्रक्शन, यू कैन सेल अंडर कंस्ट्रक्शन होम्स, इट इज वेरी प्रो बिल्डर, प्रो गवर्नमेंट, बट इट वेरी एंटी बायर। मैं आपको बताता हूँ क्यों। प्रो गवर्नमेंट क्यों? उनको स्टैम्प ड्यूटी चाहिए, एवरी ट्रांजैक्शन में स्टैम्प ड्यूटी मिलता है, और
मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स अगर लॉन्च होते हैं तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है क्योंकि बिल्डर्स हैव टू पे देम अ प्रीमियम. हर प्रोजेक्ट में बिल्डर का अगर 100 करोड़ खर्चा होता है, 20-25 करोड़ जाता है गवर्नमेंट को. ठीक है, प्रीमियम से ऑफिशियल. ठीक है, तो गवर्नमेंट इज वेरी हैप्पी कि मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स हैपन. मोर प्रोजेक्ट्स मोर मनी. बिल्डर के लिए वाई इज इट वेरी बेनिफिशियल? मेरे पास है 50 करोड़ बट आई कैन डू 10 प्रोजेक्ट्स. अच्छा. क्योंकि मैं क्या करूंगा, 10 करोड़ लूंगा, ये शुरू कर दूंगा छोटा सा प्रोजेक्ट, फिर कस्टमर एडवांसेस विनायक विनीत मिलेंगे, वो घर फ्लैट भाई देंगे, थोड़ा, एडवांस देंगे, थोड़ा सा लोन ले लूंगा और उसके बाद देखता हूँ कि बिल्डिंग कंप्लीट होगी कि नहीं. ठीक है. प्रॉब्लम विद दीज टू मॉडल्स इज अगर बिल्डर 10 प्रोजेक्ट कर रहा है, 5 प्रोजेक्ट कर रहा है, हाँ. उसके बाद बैंडविड्थ नहीं है टू मैनेज 5 प्रोजेक्ट्स. कंस्ट्रक्शन ऐसा बिजनेस है कि आप 3 प्रोजेक्ट एक टाइम पे करोगे ना, हालत खराब हो जाती है. 5, 7, 10 प्रोजेक्ट करने वाले जो लोग भी ट्राई करते फेल होते हैं. फॉर बायर दी ओनली एडवांटेज, जो लोग बोलते हैं ना कि इट इज गुड अंडर कंस्ट्रक्शन, आपको रेट कम मिलता है. हाँ. ठीक है, क्योंकि Yes. रेडी का रेट, हाँ, वो एक इम्प्रेशन है, कम तो नहीं, और मिलता है भी, है. हाँ. इम्प्रेशन नहीं है, वो फैक्ट है. दैट्स अ फैक्ट ना. हाँ. मैं अभी जा रहा हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन का रेट है 2 करोड़, रेडी का 2.5 करोड़. तो वो करेक्ट. ये एटीट्यूड से क्या हो गया ना कि बिल्डर्स अपना हक मानते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन इज गुड फॉर द बायर. हाँ. इट मे बी गुड फॉर द बायर बट इट इज मच बेटर फॉर हिम. करेक्ट. ठीक है, रादर देन थिंकिंग कि द बायर इज हेल्पिंग मी, आई एम हेल्पिंग द बायर. उनका माइंडसेट ऐसा हो गया. कैसे पता चलेगा कि एक चोर है? ठीक है. हाँ. जो बिल्डर आपको सेलेबल एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया बोलता है ना, वो शायद से 50% चोर है. ठीक है. 50%. और जो बिल्डर आपको सेलेबल एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया बोलता है ना, पर वो आपको उसका कैलकुलेशन समझा नहीं सकता ना, वो 100% चोर है. और आपको ये कैसे पता चलेगा ये 50 और 100% में? आपको बस हर जगह से पूछना है जो बोलता है ना, मुझे इसका कैलकुलेशन दिखा. ये 800 स्क्वायर फीट जो कारपेट एरिया है और जो 1200 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया है ना, मुझे ये 400 स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन बता. मैंने ये 100 टाइम्स ट्राई किया है ना, 100 टाइम्स में मेरे को हर एक बार वो बस मुझे आके बोलता है, सर आई टॉक टू द सेल्स मैनेजर एंड कम बैक. कोई आता नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी फिगर है. हाँ. और कौन सा वो मैं बेच भी सकता हूँ जो 400 स्क्वायर फीट है. जब बेचने जाऊंगा तो मेरे को तो 800 स्क्वायर फीट ही बेचना है. वो 400 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप एरिया तो बेच भी नहीं पाऊंगा मैं, जिसका मैं पैसा दे भी रहा हूँ. अगर जो आप तू एंजॉय तो करेगा ना वो एरिया, तो पैसा तो एंजॉय का तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा ना अपने को. ये भी एक दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है रियल एस्टेट का. बहुत से लोग चिपकाते हैं, थोड़े लोग मान भी जाते हैं इसको, कि होम प्राइसेस नेवर फॉल. हाँ. गोल्ड है, गोल्ड सर, गोल्ड. वो रियल एस्टेट का सबसे बड़ा झूठ है. प्रॉब्लम क्या है कि ये लर्निंग के लिए ना, अ पर्सन हैज टू बिकम अ बायर फर्स्ट. उसको पहले खरीदना पड़ता है, फिर उसको पता चलता है अरे रेट तो गिर गए. ये बोला था कि रेट कभी गिरते नहीं है. तो इसके लिए ये जो कर्व है ना, वो तभी आती है जब आप वो रियलाइजेशन की अरे यार नहीं खरीदना चाहिए था इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि रेट गिर भी सकता है. और ये मैजिकली उसको 1-2 महीने में ही पता चल जाता है खरीदने के बाद कि खरीदते अरे ये तो ऐसा है. बट एक्चुअली में घर बेचने के टाइम कितने लोग तो प्रॉफिट में भी बेचते हैं घर. ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ में खरीदा तो 1.20 में बेच दिया, 1.30 में बेच दिया. कैसे पता चलेगा कि ये रेट जो है ये बहुत पीक वाला रेट है और इससे ऊपर नहीं जाने वाला या गिरेगा रेट? बाइंग सीजन ऐसा कुछ कि ऑटम आया है खरीद लो. नहीं अनफॉर्चुनेटली वैसा कोई मैकेनिज्म नहीं है. देखिए मैं आपको एक स्टॉक मार्केट से वो पैरेलल बताता हूँ. हाँ. ये जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट लॉन्च पे ले रहे हो ना, आपको गिन के चलना है कि मैं एक पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक ले रहा हूं. मेरा रिटर्न आ सकता है बड़ा, पर शायद से कुछ मिलेगा भी नहीं क्योंकि प्रोजेक्ट अटक गया. करेक्ट. तो उस टाइम क्या है खेल, एक कॉन्सेप्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल. मैंने कैपिटल डाला है, उसके ऊपर एक रिटर्न आना है. ये स्टेज पे ना रिस्क इज नॉट रिटर्न ऑन कैपिटल, रिस्क इज रिटर्न ऑफ कैपिटल. मेरे खुद का जो कैपिटल डाला वो तो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अगर वो अटक गया बात खत्म ना. आज भी 5 लाख करोड़ वर्थ ऑफ होम्स आर स्टक इन मुंबई. 5 लाख करोड़ इंडिया. इन इंडिया. अभी भी हम लोग देखते हैं इतने बड़े बड़े बिल्डिंग अटके पड़े हैं ना.
हाँ करेक्ट. तो वो पेनी स्टॉक हो गया. आप अगर एडवांस स्टेज ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन पे लेंगे ना, जस्ट बिफोर ओसी, वो शायद से वो ब्लू चिप निफ्टी सेंसेक्स वाला स्टॉक है. रिस्क फ्री ज़्यादातर है, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा और शायद से थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा. ओसी के बाद यू हैव टू ट्रीट इट लाइक एन एफडी. प्राइस बढ़ेगा नहीं क्योंकि सब कुछ फैक्टर्ड इन ना, पर आपको रेंटल मिलेगा. हाँ हाँ करेक्ट. करेक्ट वो एफडी टाइप थोड़ा कुछ हो जाएगा. हाँ. तो वैसे ही यू हैव टू लुक एट इट. हाँ क्या एक्सप्लेन किया. एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया एकदम कि भाई. नहीं तो आप क्या बोलते हो, अगर किसी के पास समझो 1 करोड़ रुपया है, हाँ तो मेरा वो यही- 50 लाख दे के एक घर बुक कर दे, या उसको म्यूचुअल फंड में डाल दे, या बैंक में डाल दे, इंटरेस्ट खा ले, या क्या gold ले या ले। रेंट पे रह ले, क्या कर ले वो. देखिए एक चीज तो आपको समझना है कि रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट दोनों एक सेंटेंस में कभी होने नहीं चाहिए. ठीक है. रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट, अगर मतलब मैंने अगर इन्वेस्टमेंट के लिए घर लिया है तो वो दैट शुड नेवर बी द केस. दैट शुड नॉट बी द केस. रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट हाँ. शुड नॉट को एग्जिस्ट इन द सेम सेंटेंस. अच्छा. रियल एस्टेट इज नॉट इन्वेस्टमेंट. इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट. रेवोल्यूशन हो गया ये तो. एक्चुअली पीपल ट्रीट घरों को कि मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए घर लेके रख लिया है. और जो लोग खरीदते हैं वो बहुत जल्दी, जैसे आपने कहा ना, 2 महीने के बाद, 2 महीना 2 महीना 2 साल के बाद तो उनको पता चल जाता है कि नहीं करना चाहिए था. तो या तो घर ले लो तो रह लो, पर इन्वेस्टमेंट नहीं है. इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको शहरों के बाहर जाना है. वो जगह जाना है जहां पे वो कंप्लीटली अनडिस्कवर्ड मार्केट्स है. जब इंफॉर्मेशन पूरी पब्लिक हो जाती है, तब कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. अच्छा, जब फेमस हो गई खबर तो इन्वेस्टमेंट मत करो. उस टाइम आपको बेचना है. हाँ करेक्ट, उस टाइम ही बढ़ेगा ना कॉस्ट. आपको उस टाइम एक बकरा ढूंढना है अपने लिए, एज ए इन्वेस्टर मैं बोल रहा हूँ. और आपको सेम स्टोरी चिपकानी है कि एयरपोर्ट आएगा तो खरीद. वो आप उसको पहले से पता उसको होगा. तो पता ही. हाँ, वो famous. वो उसका जो ब्रोकर है उसको चिपका देगा वो story. हाँ जब हर जगह टीवी और न्यूज़पेपर पे आ गया है Correct. खबर, कभी नहीं खरीदना है, आपको बेचना है उस टाइम. मतलब आपको स्ट्राइक करना है खबर आने से पहले. नहीं, पर अगर समझो एयरपोर्ट आ गया तो क्या है, फायदा होता है? मतलब फायदा है नहीं है, क्या है मतलब? ये सिर्फ क्या होता है ना कि बहुत से ये ब्रोकर्स और बिल्डर्स क्या करते हैं, ये Marketing, वो एक packaging. मार्केट करते हैं और फिर कोई बायर ना पॉज करके पूछता नहीं है, ठीक है एयरपोर्ट आ रहा है तो क्या. कोई भी जो पिच आप बिल्डर आपको बोले, ब्रोकर आपको हमेशा पूछना है तो क्या. ये दीज 2 वर्ड्स दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स. यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे ब्रिज आ रहा है, यहाँ पे एक फैक्ट्री आ रहा है, तो क्या तो क्या आंसर शायद उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस होगा. होगा. ये स्ट्रैटेजी मैंने ट्राई किया है, सक्सीड हो चुका हूं मैं इसमें. तो क्या पे वो बोल देगा ना कि नहीं एम्प्लॉयमेंट आएगी, लोग आएंगे, ये आएगा, Connectivity ऐसा बढ़ कुछ- जाएगी. ऐसा कुछ रीजन चिपका देगी अपने को. आपको उसी टाइम पूछना है, ठीक है तो आपके पास पूरा प्लान है नहीं, तो कैसे बता रहा है मेरे को. अजम्पशन. जैसे ये ट्रांस हार्बर, अटल सेतु, हाँ अटल अटल सेतु. सेतु. हाँ. ये बहुत अच्छी कहानी है. ठीक है, ये कितने सालों से बन रहा था. प्लान में तो 1960 से है ना. यस. फिर 2014-15 के बाद थोड़ा पुश मिला इसको और ये कंप्लीट हो गया. अभी आप जाएंगे वहां पे ना, जो लोगों ने खरीदा था वो लोग बेचने के लिए आ रहे हैं. उनको लगा कि अटल सेतु बनने के बाद रेट बढ़ेगा, कुछ हुआ नहीं. क्या करेंगे वो लोग, हाँ. फंस गए. जो लोग बोलते ना ओनली 6 यूनिट्स लेफ्ट, हाँ. मतलब अज्यूम कर दो एक जीरो ऐड करना है वहां पे 60. और वो पहले दिन बहुत होता है. पहले दिन आप जाओ देखने के लिए तो नहीं सर ये तो गया, वो पूरा फ्लोर तो वो तो चला ही गया. रियल एस्टेट फोमो पे चलता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट. ठीक है, कि सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ 2 यूनिट बाकी है आपके पास. हाँ. आपको उसमें चूज करना है, जल्दी ले लो. जल्दी ले लो. और बहुत से लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं. बहुत. हाँ. मुंबई बायर इज अ वेरी इजी बायर. मैं मानता हूं कि मुंबई जैसा बायर ना पूरे वर्ल्ड में नहीं है. अच्छा. क्योंकि इन विच अदर मार्केट विल यू गेट अ कस्टमर हु इज विलिंग टू पे यू द हाईएस्ट प्राइस हाँ. but he has the lowest expectation. There is no other market in the world. We compare ourselves, Mumbai as like New York, Hong Kong. हाँ. See the type of development in New York and Hong Kong. Their expectation है कि बॉस मैंने पैसा दिया, मुझे सब कुछ चाहिए. हाँ. यहाँ पे आप 5 करोड़ 7 करोड़ का घर लोगे. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ, मैं थोड़े महीने पहले गया था बैंड्रा में
एक दोस्त ने घर लिया, उसका पोजीशन मिल गया था। घर था उसका 7 करोड़ का, ठीक है। हाँ, तो मुझे उसने बोला कि विशाल कैन यू कम, आई वांट टू शो यू द अपार्टमेंट। अरे बाप रे। तो 7 करोड़। हाँ ठीक है, मैं गया तो उसने पूरा घर दिखा दिया, ठीक है। हाँ, तो मैं फिर वॉल्स देख रहा था, मुझे लगा कि अरे वॉल्स तो काफ़ी क्रीकी लग रहे थे, क्रीकी वॉल्स। हाँ हाँ, मतलब वो सीपेज वीपेज का जो इम्पैक्ट है ना, हाँ 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 हाँ। ये थोड़े मानसून के थोड़े बाद था। तो उसने मेरी शक्ल देखी, उसको पता चल गया कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था ये देख के। हाँ, बट he told me a very important line. He said, Vishal, I know quality is bad, but look on my left and look on my right. Both the buildings are stuck. I at least got the apartment. अच्छा, ओहो, दोनों बिल्डिंग आजू बाजू की बंद पड़ी थी, सोचिए ये उसकी कम से कम बंद तो गई और उसको मिल तो गया घर। और ये एक बायर है जैसे 7 करोड़ खर्चा 7 करोड़ दिया है उसने। So this is a Mumbai buyer. He is willing to accept anything. Each local market like in Bandra, Bandra Khar, Santa Cruz, वहाँ पे there'll be a player सदगुरु, एक बिल्डिंग करता है, ठीक है, पर उसका रेट मार्केट का सबसे ऊपर वाला रेट है, 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट फॉर अ बिल्डिंग विच इज नॉट इवन सी फेसिंग। 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट बैंड्रा में, बट नॉट बैंड्रा प्राइम मार्केट्स। तो इतना क्यों वाई? चार्ज बिकॉज करता है? टाइमली दे रहा है और क्वालिटी दे रहा है। वो शायद से अपने आप को एक बिल्डर नहीं मानता, वो अपने आप को एक आर्टिस्ट मानता है। ओह, दैट वे। तो मैं ऐसा कि आपको मैं बिल्डिंग craft दूंगा कर ना, रहा हूँ हाँ, आपके मैं लिए आपको जैसा building। बिल्डिंग दूंगा ना वैसा मुंबई में आपको दिखेगा नहीं। और उसका बहुत स्ट्रांग ब्रांड पावर है। तो उसका देखिए उसके काफ़ी बिल्डिंग्स है जो आप देखेंगे ना, आपको लगेगा ये तो लगता है 3 साल 4 साल पुराना है, फिर आप देखेंगे तो 10 साल पुराना था। ओह अच्छा। वो उसमें वर्कमैनशिप दिखती है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है वो बिल्डिंग के लिए। ये वही लोग हैं जो लोग फ्रेम्स और जिनके स्टोर्स है वही सदगुरु। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो तो अलग लेवल पे उनके स्टोर के डिजाइन ही कितने महंगे रहते हैं, जो एक एक फ्रेम्स और जो आर्टिस्टिक चीजें बेचते हैं, वो बिल्डर्स भी है। वो बिल्डर्स भी है और वो हाँ। सबसे महंगा बेचते हैं। हाँ, बेचते ही एक ही होंगे। बिल्डिंग बनाते हैं पर वो सबसे महंगा बेचते हैं। उनका रेट 1 लाख होगा, उनके बाजू सामने सबका रेट 50,000 होगा। क्यों लोग दे रहे? क्यों? वो बोल देता है कि बॉस एक तो मेरा रिकॉर्ड, मैं एक ही बिल्डिंग कर रहा हूँ, जल्दी बना दूंगा, और मेरा ध्यान बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग पे होगा, मैं 4-5 नहीं देख रहा, मेरा डिस्ट्रैक्शन होगा। एक बिल्डिंग, आई एम लुकिंग ओनली आफ्टर यू, सिंगल माइंडेड फोकस फॉर दैट बायर, और उनको मिल जाता है। वैसे अगर आप चेंबूर जाओगे, एक दूसरा कोई बिल्डर है SKG, वैसे सेम फॉर्मूला, 1-2 बिल्डिंग करेगा, फास्ट बनाएगा, निकल जाएगा। अभी जो बहुत ग्रो करना चाहते हैं वो बिल्डर्स है जैसे सुग्गी, दादर, माटुंगा, सायन, मुलुंड में भी थोड़ा करता है अभी, या एस रहेजा। हाँ जुहू वर्सोवा साइड पे जाओगे, लोटस, हाँ, लोटस, करेक्ट जहाँ पे बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स घर खरीदते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हर एक मार्केट का एक स्पेशलिस्ट होता है, आपको चूज करना है वो बिल्डर और कौन से स्टेज पे वो है। मुझे एक क्वेश्चन था बेसिकली, जो ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स में हम फ्लैट लेते हैं जहाँ पे मेंटेनेंस स्टार्ट होता है 15,000 से और फिर वो लैक्स में भी जाता है कुछ बिल्डिंग्स में, तो ये वर्थ है क्या इतना मेंटेनेंस पे करना? क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हम एम्यूनिटीज़ यूज़ भी नहीं करते हैं, और अगर यूज़ भी करना हो, अगर हम बाहर भी, समझो हम जिम है, हम जिम का मेंबरशिप बाहर भी ले वो भी इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा जितना हम हर महीने एक मेंटेनेंस देते हैं, वो भी एम्यूनिटीज़ 50 चीज़ों के लिए, उसमें से शायद एक भी चीज़ कोई यूज़ नहीं करता होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और बहुत से लोग जो रहते हैं ना ये फैंसी गेटेड कम्युनिटीज में, हाँ। ये बहुत बार ये डिबेट करते हैं, ठीक है, कि इतना मेंटेनेंस वर्थ है कि नहीं। देखिए जवाब इसमें आसान नहीं है, उसके स्ट्रेंथ्स में बता देता हूँ। स्ट्रेंथ्स क्या है कि आपके बिल्डिंग के नीचे सब कुछ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और मुंबई जैसे शहर में ये बहुत बड़ा प्रीमियम पे जाता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। अगर आप बोलेंगे ना मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा क्लब 3 किलोमीटर दूर है, बहुत से लोग बोलेंगे अरे आऊँगा फिर थक के रेडी होकर ड्राइव करके जाना पड़ेगा। नीचे होगा ना, मेरे बच्चे चले जाएंगे, मॉनिटर करना आसान है। मेंटेनेंस का क्या है कि आई थिंक आई विल रेकमेंड जो लोग के पास इतना रेगुलर कैश फ्लो बिजनेस नहीं है ना, या सैलरी, दे शुड अवॉइड दिस। ओके। और ये जो मेंटेनेंस अमाउंट है ना, आपको भी चेक करना है कि कितना होगा, क्योंकि अभी आई थिंक थोड़ा रैशनलाइजेशन आ रहा है, क्योंकि बिल्डर्स भी समझ रहे हैं कि बहुत से लोग को स्विमिंग पूल आ जाता है ना, वो दिखता बहुत अच्छा है,
पर सबसे कम यूज होता है हाँ, एमिनिटीज में वो ना। है, हाँ, एमिनिटीज में स्विमिंग पूल एक आइटम गर्ल की तरह है, वो ड्रॉ करता है लोगों के लिए, पर यूजेज बहुत कम है, यूटिलिटी बहुत कम है इन द ओवरऑल। सो आई थिंक यू हैव टू चूज नाउ प्रोजेक्ट्स की कौन से एमिनिटीज मैं यूज करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग खरीदें, जिसमें मेंटेनेंस 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर मैं एक बायर हूँगा तो मुझे ऐसे कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा पसंद नहीं है। नहीं पसंद है। मुझे पसंद है वो बिल्डिंग जहाँ पे बेसिक सेट ऑफ एमिनिटीज़ हैं और ज़्यादा डेंस नहीं है। कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसका सबसे हाईएस्ट मेंटेनेंस हो, फाड़ दिया हो मेंटेनेंस में? देखिए थोड़े बिल्डिंग्स हैं, एक प्रभा देवी में जहाँ पे 2 लाख के ऊपर है हर महीना। जहाँ विराट कोहली रहते वही। विराट कोहली तो अभी जूहू में शिफ्ट हो गया है, अच्छा, बट एक प्रभा देवी में एक बिल्डिंग है जहाँ पे मेंटेनेंस 2 लाख के ऊपर है पर मंथ। पर मंथ 2 लाख के ऊपर? एक बिल्डिंग जो बहुत मशहूर है, आपने शायद से उसका नाम सुना होगा, एक बिल्डिंग है समुद्र महल, ये टाउन में है? वर्ली में। हाँ, वर्ली। वो एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे नारायण मूर्ति का एक फ्लैट है, नंदन नीलेकनी का फ्लैट है। हमने जिक्र किया था एक पारसी बिजनेसमैन है जीजू बॉय, उसका एक फ्लैट है। वेदांता के अनिल अग्रवाल का फ्लैट है, सी फेसिंग। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके फ्लैट है। बॉम्बे डाइंग के चेयरमैन का फ्लैट है। किसका नहीं है? यहाँ तो फ्लैट लेने में भी ऐसा लगेगा कि नहीं, उसका क्या था, 1970s में वो प्रोजेक्ट बना। ये मुंबई का सबसे फर्स्ट बाय इनविटेशन प्रोजेक्ट था। अच्छा, इनविटेशन, ओए कि आप आओ लो यहाँ पे। कोई भी जाके खरीद नहीं सकता। नहीं, इसका सेल्स ऑफिस नहीं खुला था मुझे लग रहा है। वो जो लोकेशन था उस टाइम के लिए इतना मशहूर नहीं था क्योंकि वर्ली थोड़ा बाहर था। वहाँ पे जिसका वो ओनर, वो सिंधिया फैमिली थी, वो पूरी ज़मीन की। और पता है सिंधिया वहाँ पे क्यों आया था? उनको पास आना था एफी डिंशॉ से। एफी डिंशॉ उनके एडवाइसर थे। अच्छा, सिंधिया था ग्वालियर में, डिंशॉ था बॉम्बे में। मुंबई, हाँ। और बॉम्बे में सब लोग उससे काम करते थे। वो बोले मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, तो बोला ठीक है मैं आपके पास आता हूँ। तो उसने वो ज़मीन ले ली एकदम सी के बाजू में, 20 एकड़। तो वो लोकेशन एकदम अप्रोप्रिएट थी। एक साइड पे सी, एक साइड पे रेस कोर्स और डिंशॉ के पास। ठीक है। क्या हो गया कि थोड़े टाइम के बाद उनकी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो उन्होंने वो 20 एकड़ पार्सल्स में शिफ्ट करते गए, बेचते गए। अभी जो हम लोग वहाँ पे देखते हैं ना, बहुत बड़े बिल्डिंग्स है, शिव सागर एस्टेट, सीजे हाउस, एट्रिया मॉल के सामने। वो पैलेस जहाँ पे उनका बना था, समुद्र महल पैलेस, वो तोड़ के उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई समुद्र महल, जहाँ पे आज नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, अनिल अग्रवाल, जीजो बॉय सब रहते हैं, वाडिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो मुंबई की ओरिजिनल बिलियनियर्स बिल्डिंग हाँ, ओलिज, हाँ करेक्ट। उसका मेंटेनेंस कितना है? उसका मेंटेनेंस एक्चुअली ज्यादा नहीं है। भी है कि नहीं? उसका ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एमिनिटीज नहीं है ना। उसका क्योंकि वो busy रहते हो, हाँ। उस टाइम के लिए एमिनिटीज बहुत ज्यादा थी। एक बड़ा पूल, लॉन वॉन, हाँ। बड़ा लॉन सी के बाजू में, वो थी ओरिजिनल समुद्र महल। इट वाज मुंबई ओरिजिनल बिलियनियर्स बिल्डिंग। तो एंक्रोचमेंट का मेरे को समझना था कि एंक्रोचमेंट मतलब वहाँ स्लम्स हो गया, सब हो गया। सो मेरा राइट्स निकल गया वहाँ से कि आई कैन एनी टाइम सेल इट टू एनीवन। यू कैन सेल इट टू एनीबॉडी, आप किसी को बेच सकते हो, पर खरीदेगा कौन? हाँ, वो क्लियर चाहिए ना, क्लियर चाहिए ना। क्योंकि वो लोग भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं तो वाई वुड वी लीव। तो वो बेचना, वो डिस्काउंट पे जाता है, क्योंकि जो भी खरीदेगा बोलेगा ये क्लीन लैंड नहीं है बॉस, मुझे इन सबको हटाना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो बेच सकते हैं, पर वो आसान टास्क नहीं है, और अगर बेचोगे भी आप, उसका रेट मिलेगा नहीं। हाँ, करेक्ट। मुंबई में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू मिलता है क्लीन लैंड को, विदाउट टाइटल इशू। तो धारावी का क्या सीन है फिर? ओ, धारावी सबसे कॉम्प्लेक्स वही है। हाँ। सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट है वो? हाँ बिल्कुल। एशिया का सबसे बड़ा? नहीं, एशिया का नहीं, क्योंकि एशिया पाकिस्तान में देयर इज अ बिग स्लम कॉल्ड औरंगी टाउन। अच्छा, तो वो इससे भी बड़ा है। चलो पाकिस्तान कहीं तो जीता। बिल्कुल, वहाँ पे जीत गया वो। गुड। तो पर धारावी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से वो रीडेवलप नहीं हो पा रहा। शायद अडानी ने लिया है। अडानी ने लिया है। द बिगेस्ट रीडेवलपमेंट है। हाँ, आसान चीज़ नहीं है सबको एक साथ लाना। धारावी का एडवांटेज इज कि धारावी कैन रीशेप मुंबई। धारावी की साइज क्या है?
धारावी इज 2 times द साइज ऑफ हीरानंदानी पवाई. Oh, it's that big. एक है 250 acres, दूसरा है 600 एकड़. So it's huge. It's huge. डबल से भी ज्यादा. You can build a full city there, no? Hmm. Tall buildings, full ecosystem. The skill over there is how do you manage the people living there all today. Hmm. देखिए स्लम पैदा होने के लिए 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट है. एक तो उस देश में वही शहर सबसे डोमिनेंट होना चाहिए. दूसरा ओवर पॉपुलेशन होना चाहिए. और थर्ड गवर्नेंस थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए. रूल ऑफ लॉ इतना स्ट्रांग नहीं होगा. इकोनॉमिक सेंटर बहुत से लोग को भेजता है. Hmm. ओवर पॉपुलेशन होता है. ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? रूल ऑफ लॉ से एंक्रोच. वहां पे अगर वीक है ना, वो एक टॉक्सिक कॉकटेल है. पर फिर भी ये मिला के ना, कोई भी शहर पे, जैसे हमारा स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी है ना, कोई भी शहर में ऐसा पॉलिसी नहीं है दुनिया में. जैसे यहाँ पे. क्योंकि एक बार आपने वो मैंडेट कर दिया ना कि आपने एन इलीगल ऑक्यूपेंट को वो राइट दे दिया ना, फिर ही इज इन कंट्रोल. वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी आएगा, वो ब्लॉक कर सकते हैं. मेजोरिटी में भी होते हैं ना वो लोग. मेजोरिटी में होते हैं. आपने इलीगल ऑक्यूपाई किया है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर एक रोड वहां पे बनाना है, वो बोलेगा नहीं. आप बोलोगे क्यों नहीं? आपका क्या राइट है? आपने खरीदा नहीं है. सर नहीं मेरा राइट है. क्योंकि ये SRA पॉलिसी ऐसे आ गया. और लोग को लगा था ना कि इसके वजह से स्लम्स खत्म हो जाएंगे. ये तो 25 साल से 30 साल से चालू है ना स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी. स्लम्स ऊपर गए, नीचे नहीं आए. बड़े. क्योंकि अभी वो इंसेंटिव टू क्रिएट अ स्लम इज मोर. तो वो स्लम वाला फ्लैट में चला जाता और एक स्लम बना के. हर स्लम में एटलीस्ट 20 to 25% ऑफ द होम्स ना आर रेंटेड आउट. क्यों रेंट आउट हुआ बॉस? तुझे फ्री फ्लैट मिला है ना. जैसे म्हाड़ा का फ्लैट लोग रेंट आउट कर देते हैं. क्यों हुआ वो? तुझे गवर्नमेंट से एक फ्री फ्लैट मिला है. तेरा रूल था 10 साल के लिए वहां पे रहना है, पर मैं रेंट आउट कर दिया और उधर ही रह रहा है. वो बाकी दूसरे स्लम में कहीं चले जाएंगे. हाँ. वो नायक फिल्म में बहुत अच्छी तरह दिखाया है वो. बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली वैसे ही दिखाया है उसने. वो जाता भी है. और वो जाके बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो सरदार जी बोलते हैं मेरा नाम तुकाराम. कि तुसी तुकाराम तो मैं ऐसी बिल क्लिंटन. बिल्कुल. उस वक्त से SRA पॉलिसी और भी फेवरेबल हो गया है फॉर द स्लम ड्वेलर. हाँ करेक्ट. वो जो फ्री फ्लैट था ना, उसका साइज एवरी 5 साल बढ़ते जाता है. एक ऐसा वक्त आ सकता है मेरी राय में कि नवी मुंबई के रेट्स विल बी क्लोज टू मुंबई रेट्स. अच्छा वैसा आ जाएगा. नवी मुंबई इज अ प्लान्ड सिटी. याद रखिए, मुंबई की तरह नहीं है कि कुछ भी कर दिया और हो गया. एक प्लान्ड सिटी है. 1970s में सिडको ने जब लैंड एक्वायर किया था, माइंडसेट था एक प्लान्ड सिटी बनाना. रोड्स, गार्डन्स, बिल्डिंग्स, स्कूल, सब कुछ. तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ पे कॉमर्स नहीं आया था, धंधा नहीं आया. और उसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है. वो प्लान था 1970s में कि गवर्नमेंट ऑफिसेज मुंबई के नवी मुंबई में शिफ्ट हो जाएंगे. अच्छा. आइडिया था नवी मुंबई बनाएंगे, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं मुंबई से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और उसके वजह से वहाँ पे कॉमर्स, इकोनॉमी सब बूस्ट हो जाएगी. हाँ. लास्ट मोमेंट पे पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स ने गुगली फेंक दी. नहीं शिफ्ट कर रहे. उन्होंने ब्लॉक कर दिया. हाँ. कोई शिफ्ट नहीं हुआ. तो क्या हो गया फिर यहाँ पे नवी मुंबई पे? लोगों ने घर खरीद लिया. गार्डन्स अच्छे थे, पार्क्स अच्छे थे, रोड्स अच्छे थे, पर काम के लिए लोग मुंबई जाते थे. जो अभी भी होता है. जो अभी भी होता है. तो ये अगर उस टाइम हम लोग ने वो अलाउ कर दिया होता ना, आज जो मुंबई हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ही अलग मुंबई होता. हाँ. बिकॉज यहाँ भी स्पेस बचता और वहाँ भी स्पेशियस बहुत हो जाता, बहुत स्पेशियस हो जाता. तो अभी आई थिंक वक्त आ गया है. हाँ तो वो एक एरिया है. वो एक एरिया है क्योंकि अभी वहाँ पे एयरपोर्ट, रिलायंस का बहुत एक डिसरप्टिव एलिमेंट वहाँ पे हो सकता है उनके इनिशिएटिव से. तो आई थिंक वो एक प्रॉमिसिंग मार्केट है. नहीं, ऑलरेडी कंपनीज लाइक कैपजेमिनी एंड अदर्स आर ऑलवेज देयर. आईटी सेक्टर एक आईटी हब है. तो हब है वहाँ पे ऑलमोस्ट. करेक्ट. तो आई थिंक वो एक प्रॉमिसिंग. तो एयरपोर्ट बनेगा, पर एयरपोर्ट बन जाएगा. अभी एयरपोर्ट रुकेगा नहीं. थोड़ा डिले होगा. फुल फ्लेज्ड कब होगा वो बात अलग है, बट अभी बन जाएगा. पर लोगों ने वहाँ पे उस मार्केट का प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे बिल्डर्स बहुत एक्साइटेड हो गए. ठीक है. उन्होंने रेट्स इतने बढ़ा दिए हैं
कि अभी माइग्रेशन फ्रॉम मुंबई टू नवी मुंबई ना बहुत लोग को प्रैक्टिकल फील होता ही नहीं है. वहाँ पे आप जाओगे, थोड़े प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पे जो 15,000 पर स्क्वायर फीट पे है. वो 15-20% डिस्काउंट है थाने से. मैं क्यों शिफ्ट होऊंगा वहाँ पे फिर? वहाँ पे तो गांव है अभी. हर लोकेशन क्यों ऊपर आती है? क्योंकि द गैप बिटवीन अ न्यू लोकेशन जो बहुत दूर है वर्सेस द प्राइम लोकेशन बहुत हाई है. जैसे पवई, ठीक है, पवई का रेट था 1990 में 800 रुपये पर स्क्वायर फीट. मेन मुंबई का जो रेट था ना उस टाइम करीबन 4,000 5,000. तो गैप देखिए. हाँ, नेक्स्ट लेवल है. अभी क्या हो गया है? हम लोग जाएंगे पनवेल, आपको बोलेगा वो 13,000 14,000 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट. ओ. थाने वाला जो मुंबई वाला है, जो रेंटर है, सोचे वो सोचेगा मुझे घर खरीदना है, कहाँ पे खरीदूँ? एक तो मैं छोटा घर मुंबई में ले सकता हूँ, ठीक है, एक तो थाने में ले सकता हूँ. थाने में सब कुछ रेडी है, ठीक है, मॉल है, बिल्डिंग है, स्कूल है, सब कुछ है. वहाँ का रेट है 16,000 17,000. मैं पनवेल जैसे जगह में क्यों जाके लूँगा? यहाँ पे कुछ नहीं है. और वो भी कॉस्ट इतना. क्यों 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 जाऊँगा मैं? क्योंकि ये पोटेंशियल जो था नवी मुंबई का ना टू गेट माइग्रेशन, वो उन्होंने सब किल कर दिया. तो नवी मुंबई अगर ऊपर नहीं आएगा, उसका ब्लेम विल लाई विद द बिल्डर्स. गवर्नमेंट इज डन इट्स बिट. गवर्नमेंट ने एक बार अपना काम कर दिया. बट अभी स्कोप है उधर इन्वेस्ट करने 10 साल के लिए अगर आप देखेंगे, 10 साल के लिए. हाँ ऑफ कोर्स. पर जो अभी का जो फिलअप कर सकते थे ना, हाँ, क्योंकि हाँ. अटल सेतु एयरपोर्ट को करते करते वो मिस हो गया. और कोई एरियाज जो अभी आपको लग रहा है अपकमिंग कि दैट्स इट? देखिए, मुझे लगता है धारावी हाँ. कैन बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन मुंबई फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years. एक बार जब ये लीगल फ्रेमवर्क हो जाए ये स्लम इविक्शन का. क्योंकि धारावी, हम लोग को माइंड में लगता है कि धारावी कौन जाएगा, वो माइंड में है. करेक्ट. उसकी रियलिटी है कि धारावी एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है. आप सब चीज़ के पास में हो. स्टेशन, अपकमिंग मेट्रो, बीकेसी, वेस्टर्न एक्सप्रेस जाना है, ईस्टर्न जाना है, परफेक्ट लोकेशन है. उसका बस प्रॉब्लम है एड्रेस. ये माइंड में आप किसी को बोलना नहीं चाहेंगे कि मैं धारावी में रहता हूँ. हाँ, वो थोड़ा. अडानी शुरू करेगा, हाँ, वो उसको धारावी बुलाएगा नहीं ना. करेक्ट. उसको नया नाम देगा. और नया नाम देने में बिल्डर्स काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं. ग्रेटर थाने, अपर थाने, ये सब करते करते ना, तो ये भी कुछ नाम देंगे. पर जब ये बन जाएगा ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बीकेसी बन सकता है. करेक्ट. थोड़ा कमर्शियल आ जाएगा, थोड़ा रिटेल आ लैंड जाएगा. प्रॉपर. हाँ, तो वो एक स्किल है. तो मुझे धारावी लगता है धारावी कैन बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफ मुंबई फॉर द नेक्स्ट 10 years. वाह, वेरी गुड. बट इसमें रेरा का क्या सीन है? रेरा पे हमको बहुत भरोसा है आजकल के. रेरा आ गया है, अब मेरे साथ धोखा नहीं हो सकता. अब कोई कुछ नहीं कर सकता. सर की हंसी मुझे कुछ अब और अगर बता मैं रही है. बिल्डर को 5 लाख भी टोकन दे दूं तो मुझे 6 लाख वापस आएगा. और नहीं दिया तो बिल्डर जेल में. पैसा बिल्डर से आता ही नहीं है भाई. अभी तो बोला रेरा के बाद भी पैसा बिल्डर से आप ले ही नहीं सकते हो कभी भी. रेरा का रोल क्या है? थोड़ा सच बोलूं, हाँ, थोड़ा नहीं, पूरा सर. देखिए, रेरा इज एन इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जो पहले के सिस्टम से था. बट कीप योर होप्स लिमिटेड विद रेरा, ठीक है, क्योंकि रेरा इज नॉट द फाइनल बॉडी जहाँ पे मैंने एक वर्डिक्ट दे दिया और अ बिल्डर विल एक्सेप्ट इट. ठीक है. रेरा का एडवांटेज क्या है कि उन्होंने कहा है कि बॉस, बेचने के पहले तेरे पास रेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. और रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सब अप्रूवल्स आपके पास आ जाने चाहिए. तो रिस्क बहुत लिमिटेड है बायर के लिए. नहीं तो पहले तो मैं शुरू कर देता था, बाकी सोचता कि अरे वो अप्रूवल चाहिए मुझे, सिविल एविएशन अप्रूवल चाहिए, ये कलेक्टर का अप्रूवल चाहिए, और वहाँ पे अटक जाते थे. अभी सब अप्रूवल ले तो स्टार्टिंग पे, तो वो रिस्क हैज रिड्यूस फॉर अ बायर. बट बिटवीन बाइंग टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी देयर आर मेनी गैप्स, एंड मोस्ट केसेस रेरा हैज बीन ऑन द साइड ऑफ द बायर. ठीक है. और विद इन रेरा ऑल्सो महाराष्ट्र रेरा हैज बीन द बेस्ट. अच्छा. दे आर वेरी विजिलेंट. बाकी के रेरा मुझे कभी कभी लगता है कि वो बिल्डर का एक आर्म ही है. बहुत से स्टेट्स में महाराष्ट्र इज द बेस्ट. ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज, इवन इफ रेरा रूल्स इन फेवर ऑफ विनीत, द बिल्डर विल अपील इन अ कोर्ट.
तो रेरा क्या हो गया और एक लेयर हो गया है लीगल डिबेट के लिए. ओह अच्छा, मतलब फाइनल से नहीं है उनका. ओके. बिल्डर आके बोलता है कि बॉस मैं तेरे को आई अपील इन हायर कोर्ट. हायर कोर्ट. राइट राइट. अच्छा. और इंडियन बिल्डर्स का एक बहुत यूनिक फिनोमिनन है. मेनी बिल्डर्स हैव अ बिगर लीगल टीम देन अ कंस्ट्रक्शन टीम. हाँ. ठीक है, वो अपने लीगल साइड पे इतना अटेंशन और ध्यान देंगे ना, और कंस्ट्रक्शन में बहुत कम देंगे. क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मैंने मैसअप किया ना, ये मेरे को लीगल प्रोटेक्ट कर लेगा. सब झोल जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वो ये लोग ये वाटर टाइट अग्रीमेंट. ठीक है, जैसे मैं आपको एक 2-3 एग्जांपल देता हूँ. रेरा बोलता है कि प्लिंथ तक जब बिल्डर ने कंप्लीट कर दिया है, आई कैन आस्क 45% फ्रॉम द बायर. ठीक है, मतलब सोचिए मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, प्लिंथ पे. हाँ. यू हैव टू पे मी 45%. उसके ऊपर मैंने स्टैम्प ड्यूटी दे दिया. सो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द हाउस वैल्यू आई हैव पेड एट व्हेन यू आर एट द ग्राउंड लेवल. जो फर्स्ट फ्लोर भी नहीं बना है. बिल्डिंग है 40-50 फ्लोर्स की, व्हाई शुड यू पे 50%? पर ये रेरा ने बोला हुआ है कि द बिल्डर कैन Builder can आस्क फॉर take. इट. हाँ. बिल्डर कैन आस्क फॉर इट. हाँ. तो शुड यू बी एबल टू टेक 50% ऑन एट ग्राउंड लेवल? ऑब्वियसली नॉट. क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि द मोमेंट आई पुट 50% एट प्लिंथ ना, आपने ज्यादा पैसा डाला प्रोजेक्ट में वर्सेस द बिल्डर. सो यू हैव लॉस्ट ऑल योर लेवरेज विद द बिल्डर. पावर ही नहीं है आपके पास. आपको देखना है कि अगर एक सीसॉ एट द टाइम ऑफ सेल व्हेन ही इज परस्यूइंग यू, जब वो आपको बेच रहा है ना, वो नीचे है, आप ऊपर हो. जैसे आपने रजिस्टर किया ना, ये बैलेंस ऐसे हो गया. जैसे वो प्लिंथ तक पहुंचा ना, ऐसे हो गया. नाउ ही इज इन कमांड एंड यू आर ओवर हियर. क्योंकि क्या होगा उसके बाद, वो कुछ भी करे, आप क्या कर सकते हो? यू ऑलरेडी पेड हिम सो मच मनी. इफ ही स्टॉल्स द प्रोजेक्ट, स्टॉप्स द प्रोजेक्ट, यू आर पैनिकिंग मोर, बिकॉज आपने 50% डाल दिया है. दूसरा केस, आपने ओबरॉय का नाम लिया. हाँ. ठीक है, नाउ ओबरॉय डज लार्ज लेआउट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, एंड ओबरॉय इज वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस. ठीक है, इन मुंबई इफ देयर इज समबडी हु डज लेआउट प्रोजेक्ट्स ऑफ द टॉप क्वालिटी, इट इज ओबरॉय. ठीक है, बट अ गाय हु इज मेकिंग 10 बिल्डिंग्स, ठीक है, वो आपको क्या क्या प्रॉमिस करेगा? 10 बिल्डिंग है, ओपन प्लेस टू वॉक, स्विमिंग पूल, जिम, ये वो सब कुछ 5 स्टार क्वालिटी पूरी. स्क्वाश कोर्ट, सब कुछ है. ठीक है, क्या होता है कि आपने फर्स्ट बिल्डिंग में घर लिया है. हाँ. वो 10 बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को में 10 बिल्डिंग तो एक साथ बनाएगा नहीं, वो 2 बनाएगा, 3 बनाएगा. आपको वो घर दे देगा. आपने खरीदा क्यों है? घर और एमिनिटीज की वजह से. घर मिल गया, एमिनिटीज मिलेगी नहीं. हाँ. 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 वो बनेगी जब सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए. बिल्कुल. पर आपने 100% पे कर दिया अपने घर के लिए. करेक्ट. क्यों आपने दिया है? आप बोलेंगे बस मैंने आपको 2 करोड़ का घर लिया है क्योंकि मुझे घर चाहिए, एमिनिटीज चाहिए. आप मुझे बोल नहीं सकते कि आप पूरा 2 करोड़ मुझसे ले लो और एमिनिटीज रेडी नहीं है. और बहुत से लोग आजकल खरीदते हैं एमिनिटीज के लिए. मुंबई जैसे मार्केट में घर तो वैसे घर का कुछ फायदा ही नहीं है. इतने छोटे घर बनते हैं, कोई घर के लिए लेता नहीं है. लोग लेते हैं एमिनिटीज के लिए, कम्युनिटी के लिए. ठीक है, Correct. 500 स्क्वायर फीट का घर है, क्या एंजॉय करेगा तू उसमें? क्या करेगा तू 500 स्क्वायर फीट में? 300 स्क्वायर फीट का घर है, क्या करेगा तू? योर वैल्यू फॉर बाइंग दैट The whole property community is the whole community and the area. amenity. हाँ, correct. You cannot take the full money from me and say amenities 10 बिल्डिंग बनने के बाद. एक केस है, एक बायर ने घर लिया 2018 में, हाँ. अंडर कंस्ट्रक्शन. घर मिल गया 2020 को. हाँ. पता है एमिनिटीज कब मिलेगी? 2028. अरे बाप हाँ, रे. क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी तो आया ना. हाँ वो तो ठीक इसलिए है, मतलब लॉकडाउन शायद 8 तो साल इसलिए डिले हो गया. हाँ, वो फिर बिल्डर का वर्जन होगा. पर सोचिए मैं 2020 में मैंने पूरा पैसा दे दिया. मुझे पूरा एंजॉयमेंट कब आएगा? 8 साल के बाद. होना चाहिए ऐसे. नहीं तो इसमें कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट बीच में आए या रेरा आए, कुछ कोई बोले कि आपने पूरा पैसा ये पूरा दिखा के लिया था, तो कुछ भी नहीं है ऐसा ऑप्शन. देखिए अभी थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है उसके ऊपर. अभी रिसेंटली एक 1 स्टेप फॉरवर्ड इज कम कि रेरा ने बोला कि तुझे बताना है बिल्डर को, कि तुझे बताना है कस्टमर को कि कितना एमिनिटीज देगा और कब देगा. उस पर दूसरा भी प्रॉब्लम था ना, क्योंकि लोग बोलते थे आई गिव यू स्विमिंग पूल. जब पूल दिया, देखा ये तो टब का साइज का है, ये कैसे स्विमिंग पूल है?
अभी उन्होंने मैंडेट किया कि बॉस तुझे बताना है कि कितना बड़ा स्विमिंग पूल होगा और तू कब देगा. हाँ So that is one step forward. But that is not the full solution. The full solution is कि the buyer has to not pay the full amount at OC of your apartment if the amenities are not complete. करेक्ट. अगर 2 करोड़ का घर है, पे 1.6 करोड़ जब आपको अपार्टमेंट मिले, जब पूरा मिलेगा तब बैलेंस 40 लाख दो. उसी आने के बाद. ओसी आने के बाद, हाँ. क्योंकि एमिनिटीज बनी नहीं है. जब एमिनिटीज कंप्लीट होगा तब वो बिल, ठीक है सर एमिनिटीज आर डन, 40 लाख का आपका पेंडिंग था, दे दो. नहीं तो ये तो कोई लोकल है मुंबई का, वो चलो स्टेजेस ये देख ले, बिल्डर को देख ले. अगर किसी को कोई बाहर का स्टेट का, बैंगलोर से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, तो उसके लिए क्या पैरामीटर होंगे कि भाई मेरे को मुंबई में घर खरीदना, तो वो क्या ऐसा देखे और एकदम क्विक उसका डिसीजन ले ले. पैरामीटर्स हम अगर डिस्कस करें बाहर के इंसान को क्या देखना चाहिए ऐसे. फर्स्ट ब्रांडेड बिल्डर, ठीक है, जिसके पास एक रेपुटेशन है टू लूज, ठीक है, क्योंकि अगर इसके पास रेपुटेशन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते उसके पास. वो क्या मैं इतना बदनाम हूं, तू मुझे और क्या बदनाम करेगा, ठीक है. अच्छा. गो एंड सी हिज अर्लियर प्रोजेक्ट्स जो उसने बनाए. वो आपको ब्रोशर दिखाते ना, वी हैव डन 1 लाख स्क्वायर फीट, 5 लाख स्क्वायर फीट ऑफ प्रोजेक्ट्स, वो ब्रोशर है. आप उनके 5 प्रोजेक्ट देख के आओ, फिर जज करो. और तीसरा मैंने बोला उनका ऑफिस तो वो ऑफिस एक गूगली वाला फ्रेमवर्क है. हाँ. और ये मैंने नोटिस किया अपने सेशंस पे ना कि दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर. हाँ. वो जो रेड सिग्नल है ना, वो आपको वहां पे मिलेगा. पर आने भी नहीं देगी मुझे लगता है ऑफिस. कभी बोला हमको जाना है मिलने. जो बिल्डर आपको बोलता है ना कि आप ऑफिस मत आओ, हाँ. उसका घर कभी मत लेना. हाँ. अच्छा. कभी मत लेना. वो आपका बहुत बड़ा सिग्नल है. जो बिल्डर आपको ऐसा बोलता है ना कि ऑफिस आने की क्या जरूरत है सर, यही बिल्डिंग पे साइट पे मिलते हैं. हाँ. उसी टाइम चौकड़ी. मैं वैसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर आपको लेना है, आप रेंट पे लोगे या खरीद लोगे अभी के टाइम पे देखिए मेरे पास एक घर है, ठीक है. आपने खरीदा है कि रेंट पे? नहीं, मेरे पास खुद एक घर है. हाँ. वाह, चलो इन्होंने तो खरीदा ही है. वेरी गुड. पर मैं रेंट में रहना बहुत एंजॉय करता हूँ, तो क्योंकि मुझे लोकेशंस इवैल्यूएट करने में बहुत मजा आता है. एंड यू गेट टू शिफ्ट एज वेल. एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट एरियाज. तो जब व्हेनेवर माय वाइफ आस्क्स मी यू वांट टू शिफ्ट टू अ न्यू लोकेशन, मैं हमेशा हाँ बोलता हूँ, क्योंकि मैं न्यू लोकेशन, न्यू एक्सपीरियंस, मैं हर लोकेशन ट्राई कर लूंगा एक्सेप्ट अंधेरी. मैं फिर से बता दूं, ये पॉडकास्ट अंधेरी में शूट, और सर आज अंधेरी में आए हैं और अंधेरी बुलाया हमने. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे यहाँ पे ओपन फ्री स्पेसेस अभी बच नहीं रहे मुंबई में, और जो थोड़े बहुत बचे जैसे महालक्ष्मी रेस कोर्स है, उसको भी डेवलप करने के पीछे पड़े हुए. देखिए वो मुंबई का सबसे बड़ा ओपन स्पेस है, 220 एकड़. अच्छा, इतना 220 एकड़, ठीक है. बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है. वो रेस कोर्स की एक दूसरी कहानी है, ठीक है. ये जो रेस कोर्स अभी जो हम लोग देखते हैं महालक्ष्मी में, ओरिजिनल रेस कोर्स वहाँ पे नहीं था, वो बाइकला में था. अच्छा. यहाँ पे भी पास में ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन आ गया है, ठीक है. वो ओरिजिनल रेस कोर्स था, ठीक है. तो बाइकला रेस कोर्स था, फिर यहाँ से महालक्ष्मी पे कर दिया क्योंकि एक लोन था वाडिया साहब से, उसने पैसा दिया उसके लिए. प्रॉब्लम मुंबई का क्या है कि बहुत सी हमारे ज़मीन ना ओपन स्पेसेस होने चाहिए लॉ के मुताबिक, पर वो बनते नहीं है या कब्जा कर देते हैं लोग. मुंबई में ओपन स्पेसेस को कोई वैल्यू करता ही नहीं है सरकार में. वो तो सोचेगी कि बच कैसे गई. यहाँ बिल्डिंग क्यों नहीं दिख रही. अपना मुंबई हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा ऑफ ओपन स्पेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो भी होने चाहिए वो है ही नहीं. तो सरकार का क्या फॉर्मूला था, उसको बदलते हैं. कैसे बदलेंगे? तो अभी जब आप जाते हैं ना डिवाइडर पे, रोड डिवाइडर, वहाँ पे वो ग्रीन पैच आता है ना, वो उसको ओपन स्पेस मानते हैं. ऊपर टेरेस है ना, टेरेस गार्डन, ओपन स्पेस है वो. मतलब कुछ भी मतलब बेवकूफ़ी है उसे दिखाने के लिए. अच्छा, और रेलवे ट्रैक को ना बोल दिया ओपन स्पेस. वो भी शायद से चलना मत, दिस इज एन ओपन स्पेस. तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. वो भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए. फ्यूचर क्या है रियलिटी एस्टेट का अभी आपके हिसाब से इन द कमिंग ईयर्स? देखिए 2 चीज़ अभी होंगे मेरी राय में मुंबई में. एक तो प्राइसेस गिरेंगे, अच्छा. घर के दाम गिरेंगे फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है. दाम गिरने वाले. बहुत से प्रोजेक्ट स्टक हो जाएंगे. तो एज अ बायर
आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली घर खरीदना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्राइस के ऊपर जाएंगे ना, जो मेरे को सबसे कम प्राइस देगा, चांस है कि वो घर कभी मिले ही नहीं. चूज द प्रोजेक्ट एट अ राइट स्टेज. अर्ली स्टेज अंडर कंस्ट्रक्शन तो आपको जाना ही नहीं है. जो भी बायर अभी अर्ली स्टेज अंडर कंस्ट्रक्शन पे लेगा ना, फ्रॉम अ नॉन टियर 1 बिल्डर, ही इज मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक. ही शुड नॉट बी डूइंग दैट एट ऑल. आपको खरीदना है मिड लेवल स्टेज पे या एडवांस स्टेज पे. और जब आप मिड लेवल स्टेज पे अगर आप घर सिलेक्ट भी कर रहे हो, आपको डिसीजन के लिए एटलीस्ट 3 महीना लेना है. क्यों? आपको ऐसा नहीं वहां पे जाएंगे सर स्पॉट ऑफर क्लोज कर दो, वो ऐसा आप करोगे, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी. आपको 3 महीने लगाने हैं घर में डिसीजन के लिए. क्यों? क्योंकि हर महीने जब आप जाएंगे ना, आपको देखना है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं और स्पीड फास्ट है कि नहीं. अगर सेम स्टेज है मंथ 1 में और मंथ 3 में, वो प्रोजेक्ट से आपको भागना है. पूरा इसको ना, पूरा रियल एस्टेट को पूरा जानने के लिए मुझे लगता है 4, 5, 6 एपिसोड और लगेंगे हमको. हाँ 4-5 एपिसोड लगेंगे, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक. अभी तो हमने सिर्फ मुंबई को मेजरली कवर किया, ऐसे तो बहुत सारे एरियाज है. तो फिर अभी एंड करते हैं एक एंडिंग मैसेज. यस. और मैं विशाल भार्गव जी की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. तो किसी को भी कुछ रियलिटी एस्टेट के बारे में डिस्कस करना हो या कुछ उनसे एडवाइस लेनी हो, तो वो ले सकते हैं. करेक्ट. ओके, तो पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं. आपको मिलता है एक नेक्स्ट एक्साइटिंग पॉडकास्ट में. तब तक के लिए जय सिया राम. जय सीताराम. चलो.